हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2005 में आई प्रिजन ब्रेक सीरीज को। ये वीडियो सीजन 1 का पहला पार्ट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसका दूसरा पार्ट भी मैं जल्द ही एक्सप्लेन करूंगा। अगर रेटिंग की बात की जाए तो इसे बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है और ऑडियंस को भी ये सीरीज बहुत पसंद आई थी और मुझे भी ये सीरीज काफी पसंद है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत में हम माइकल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी बॉडी पर टैटू बनवा रहा था। टैटू बनाने के बाद माइकल अपने घर जाता है। तब हम उसके घर की दीवार पर कुछ पेपर कटिंग और फोटोज देखते हैं, मानो वो किसी मिशन पर जा रहा हो। एक पेपर कटिंग को देखने के बाद हमें पता चलता है कि माइकल के भाई लिंकन को वाइस प्रेसिडेंट के भाई के मर्डर के जुर्म में मौत की सजा सुनाई गई और उसे कुछ ही दिनों में इलेक्ट्रिक्यूट करके मार दिया जाएगा। माइकल उन सारे पेपर कटिंग और फोटोज को दीवार से निकालकर डिस्ट्रॉय कर देता है और अपने कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव भी निकालकर फेंक देता है। अगले दिन माइकल तैयार होकर एक बैंक में पहुंच गया, लेकिन वो वहां किसी काम से नहीं बल्कि रॉबरी करने गया था। वो बैंक में गन निकालकर हवा में फायरिंग करके कैशियर से पैसे मांगने लगा, लेकिन माइकल को देखकर लग रहा था कि उसे रॉबरी करके भागने की कोई जल्दी नहीं है। थोड़ी देर में पुलिस भी वहां पहुंच गई और माइकल को गिरफ्तार कर लिया गया। माइकल चाहता तो आराम से भाग सकता था, लेकिन उसने ऐसा क्यों नहीं किया ये हमें वीडियो में आगे पता चलेगा। अगले सीन में हम माइकल को सीधा कोर्ट में देखते हैं, जहाँ उसकी लॉयर वेरोनिका, जो उसके भाई लिंकन की गर्लफ्रेंड है, वो माइकल का केस लड़ रही थी। लेकिन माइकल ने कोर्ट में अपना गुनाह कबूल कर लिया, जिसके बाद जज ने उसे 5 साल की सजा सुनाई और फिर उसी जेल में ट्रांसफर कर दिया गया जहां उसका भाई लिंकन भी बंद है। अब हम उस जेल को देखते हैं। वहां सबसे पहले माइकल को बेलिक नाम का एक पुलिस ऑफिसर मिला, जो बहुत ही ज्यादा करप्ट और निर्दय किस्म का इंसान है। जेल में जाने के बाद आम कैदियों की तरह बेलिक माइकल से उसकी शारीरिक बीमारियों के बारे में पूछता है। तब हमें पता चला कि माइकल को टाइप 1 डायबिटीज है। इसके बाद माइकल को उसके सेल में डाल दिया गया, जहाँ उसकी मुलाकात सुकरे नाम के कैदी से हुई, जो उसका सेलमेट है। अगले दिन सुकरे माइकल को जेल की सैर कराता है और वहाँ के सारे नियम कानून समझाता है। तब माइकल को पता चला कि जेल की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट है और अब तक कोई भी कैदी वहाँ से भाग नहीं सका, क्योंकि वहाँ के गार्ड बहुत ज्यादा बेरहम है, जो गोली चलाने में जरा भी देर नहीं करते। कुछ देर बाद सुकरे अपने साथियों के साथ बात करने में बिजी हो गया। तब माइकल जेल को अच्छी तरह ऑब्जर्व करता है। तभी उसका ध्यान वहाँ के सीवर लाइन की तरफ जाता है। माइकल गडर के पास जाकर बिना किसी को पता चले एक किताब गडर के अंदर गिरा देता है। फिर माइकल सुकरे से लिंकन नाम के कैदी के बारे में पूछताछ करने लगा। तब सुकरे बताता है कि उसे जेल में लाइन ऑफ सिंक नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसने वाइस प्रेसिडेंट के भाई को जान से मारा है और 1 महीने के अंदर उसे इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाकर मार दिया जाएगा। अब माइकल किसी तरह लिंकन से मिलने का सोच रहा था। तब सुकरे बताता है कि लिंकन अपने सेल से तभी बाहर निकलता है जब जेल के वर्कशॉप में कोई काम होता है और उसे हमेशा निगरानी में रखा जाता है। सुकरे ये भी बताता है कि वर्कशॉप में काम करने का और करवाने का जिम्मा जॉन ब्रूजी नाम के कैदी के पास है। आगे सुकरे माइकल से पूछता है कि वो लिंकन से मिलने के लिए इतना एक्साइटेड क्यों है। तब माइकल सुकरे के सामने राज खोल देता है और बताता है कि लिंकन उसका भाई है। ये सुनकर सुकरे भी सोच में पड़ गया। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं लिंकन जब जेल में था तब माइकल उससे मिलने आता है। तब लिंकन माइकल को बताता है कि उसने किसी को नहीं मारा, लेकिन माइकल को पता था कि सारे सबूत लिंकन के खिलाफ है। लेकिन लिंकन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भले ही हमेशा से गलत कामों में रहा, लेकिन उसने कभी अपने भाई माइकल से झूठ नहीं बोला। लिंकन माइकल की कसम खाकर कहता है कि उसने किसी को नहीं मारा। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है और हम लिंकन के बेटे एलजे को देखते हैं। वो भी अपने बाप के रास्ते पर चल रहा था। एलजे किसी के साथ ड्रग की डील को अंजाम दे रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि पुलिस उस पर पहले से नजर रख रही है। वो लोग एलजे को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। उधर जेल में माइकल वर्कशॉप में काम करने के लिए जॉन ब्रूजी के पास जाता है, लेकिन जॉन ने उसे ये कहकर मना कर दिया कि काम देने के बदले में माइकल को पैसे देने होंगे, और उसे पता था कि माइकल के पास देने के लिए कुछ नहीं है, जिसके बदले जॉन उसे वर्कशॉप में काम दिला सके। तब माइकल जॉन को कागज से बनी एक डग देता है और कहता है कि आगे वो जॉन के बहुत काम आ सकता है और जॉन को उसकी जरूरत पड़ने वाली है। ये बोलकर माइकल वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम माइकल को जेल की इन्फर्मरी में देखते हैं, जहाँ डॉक्टर सारा उसे इंसुलिन के शॉट दे रही थी क्योंकि उसे डायबिटीज है। तब उनकी बातों से हमें पता चलता है कि डॉक्टर सारा वहाँ के गवर्नर की बेटी है, लेकिन वो अपने पिता को कुछ खास पसंद नहीं करती। इसके बाद सारा जब कुछ काम के लिए इन्फर्मरी से बाहर जाती है, तब माइकल कागज की डग को इन्फर्मरी
बने सीवर में डाल देता है और हम देखते हैं कि वो डक पानी से बहते हुए वही पहुंच गया जहां माइकल ने गडर में किताब डाली थी। मतलब माइकल सीवर लाइन के सारे रास्ते पता कर रहा था। कहानी में आगे हम वॉशिंगटन डीसी शहर को देखते हैं जहाँ सीक्रेट सर्विस की एजेंट की बिल्डिंग है। उस ऑफिस में हम 2 एजेंट को देखते हैं जिनके नाम डैनी और पॉल है। डैनी पॉल को बताता है कि चर्च का बिशप उनकी बात नहीं मान रहा और वो लिंकन के केस की डीप स्टडी करना चाहता है जिससे उसकी मौत की सजा कैंसिल हो जाए। उनकी बातों से हमें ये भी लग रहा था कि वो लोग लिंकन को जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रिक्यूट करवाना चाहते हैं और इसमें पॉलिटिक्स के कुछ बड़े लोग भी शामिल है। उधर लिंकन जब जेल के चर्च में प्रे कर रहा था तभी वहाँ माइकल लिंकन से पहली बार मिलता है। अपने भाई को जेल में देखकर लिंकन चौंक गया। तब माइकल बताता है कि वो अपने भाई को जेल से बाहर निकालने आया है और यहाँ में पता चला कि माइकल रॉबरी करके बैंक से भागने की बजाय अरेस्ट किया हुआ था। आगे माइकल जब अपने सेल में सुकरे से बातचीत कर रहा था तभी उसे जेल के वार्डन हेनरी का बुलावा आता है। हेनरी को पता था कि माइकल एक स्कल्पचर इंजीनियर है, इसीलिए वो माइकल को ताजमहल का एक रेप्लिका दिखाता है जो वो आने वाली एनिवर्सरी में अपनी वाइफ को गिफ्ट करना चाहता है। इसीलिए वार्डन उस रेप्लिका को पूरा करने में माइकल की मदद मांगता है और माइकल को 3 दिनों तक अपने ऑफिस में रुक कर उस रेप्लिका को कंप्लीट करने कहता है। लेकिन माइकल ने कुछ देर सोचने के बाद वार्डन का काम करने से मना कर दिया। माइकल का इतना रूड बिहेवियर देखकर वार्डन उस पर गुस्सा करने लगा और उसे वहाँ से भगा दिया। अगले दिन वेरोनिका माइकल से मिलने आती है और बताती है कि लिंकन को जेल से भगाना लगभग नामुमकिन है, इसीलिए वेरोनिका माइकल को जेल से छुड़ाने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन देने की बात कर रही थी। तब माइकल कहता है कि वो अपने भाई को मरते हुए नहीं देख सकता और अगर वेरोनिका को सच में उसकी मदद करनी है तो वो उस इंसान का पता लगाए जो लिंकन को फंसाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वेरोनिका को पता था कि सारे सबूत लिंकन के खिलाफ है, इसीलिए उसे लग रहा था कि लिंकन को कोई फंसाने की कोशिश नहीं कर रहा। तब माइकल बताता है कि लिंकन के खिलाफ सारे सबूत बनाए गए हैं। वही दूसरी तरफ पॉल और डैनी बिशप के घर जाकर उसे समझाते हैं कि वो लिंकन की मौत को टालने की कोशिश ना करे, क्योंकि बिशप को लग रहा था कि लिंकन को फंसाया गया है। इसीलिए वो गवर्नर से बात करके लिंकन की मौत की तारीख आगे बढ़ाने का सोच रहा था। इसीलिए पॉल और डैनी उसे ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन बिशप उनकी बात नहीं मानता। इसीलिए पॉल और डैनी वहाँ से निकल गए। उधर जेल में जॉन अब्रूजी फोन पर एक आदमी से बात करता है। तब वो आदमी बताता है कि उसे किसी ने एक लेटर भेजा है जिसमें लिखा है कि फिबोनाची जिंदा है और साथ में फिबोनाची की एक फोटो भी है। ये सुनकर जॉन चौंक गया क्योंकि फिबोनाची जॉन के खिलाफ गवाही देने वाला है और अगर गवाही देने से पहले फिबोनाची को खत्म नहीं किया गया तो जॉन को सारी जिंदगी जेल में सड़ना होगा। जॉन अपने आदमी से उस लेटर के बारे में पूछता है जो उसे किसी ने भेजा था। तब वो आदमी बताता है कि लेटर पर भेजने वाले का कोई नाम या पता नहीं है, लेकिन लेटर के साथ उसे कागज से बनी एक डक भी मिली है। ये सुनते ही जॉन समझ गया कि वो लेटर माइकल ने ही उस आदमी को भेजा है। इसीलिए वो माइकल के पास जाकर फिबोनाची के बारे में पूछने लगा। तब माइकल कहता है कि वो लोग इस तरह सबके सामने फिबोनाची की बात नहीं कर सकते। इसीलिए जॉन के आदमी माइकल को पीटने लगे। बदले में माइकल भी जॉन को एक मुक्का मार देता है और मामला काफी आगे बढ़ जाता है। इसीलिए माइकल को वार्डन हेनरी के पास पेश किया गया। हेनरी उस पर गुस्सा करता है और उसे सोलिटरी सेल में भेजने की बात करता है। तब माइकल वहाँ रखे कैलेंडर की तरफ देखकर कहता है कि वो सोलिटरी सेल में नहीं रहना चाहता और इसके बदले वो ताजमहल का रेप्लिका बनाने मान गया। अब वार्डन को भी वो रेप्लिका कंप्लीट करना था, इसीलिए वो माइकल को सोलिटरी सेल में नहीं भेजता। वही दूसरी तरफ हम बिशप को देखते हैं जो रात में अपने कमरे में सो रहा था। तभी कोई उसके कमरे में आकर उसे शूट कर देता है और बिशप मारा जाता है। अगले दिन वेरोनिका को बिशप की मौत की खबर मिली, जिससे वो पूरी तरह समझ गई कि माइकल ने उसे जो बताया था वो सच है और लिंकन को सच में कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। वही दूसरी तरफ हम सुकरे को जेल में एक कमरे में देखते हैं जहाँ वो अपनी गर्लफ्रेंड का वेट कर रहा था और गर्लफ्रेंड के वहाँ आते ही वो उस पर टूट पड़ा, जिसके बाद दोनों यामाकाटा करते हैं। भाई ऐसी जेल में कौन नहीं रहना चाहता। खैर कहानी में आगे हम माइकल को देखते हैं जो इंसुलिन लेने डॉक्टर सारा के पास आया था। तब सारा बताती है कि इंसुलिन लेने के बाद भी माइकल की बॉडी पर कोई असर नजर नहीं आ रहा, इसीलिए हो सकता है कि माइकल को डायबिटीज ना हो। तभी सारा को एक कॉल आया और वो फोन पर बिजी हो गई। तब माइकल उठकर खिड़की के बाहर देखता है और हम देख पाते हैं कि इंसुलिन लेने के बाद माइकल के हाथ कांपने लगे। मतलब सारा ने सही सोचा था, माइकल को डायबिटीज नहीं है और वो बस नाटक कर रहा है। अब उसने अपनी बीमारी के बारे में झूठ क्यों कहा, ये हमें वीडियो में आगे पता चलेगा। वही दूसरी तरफ यामाकाटा करने के बाद सुकरे को उसकी गर्लफ्रेंड बताती है कि वो सुकरे के दोस्त हेक्टर के साथ वहाँ आई है। ये सुनकर सुकरे भड़क गया क्योंकि उसे अपने दोस्त पर भरोसा नहीं था, लेकिन वो सुकरे को भरोसा दिलाती है कि वो दोनों बस अच्छे दोस्त है और वो सुकरे से सच्चा प्यार करती है। कहानी में आगे हम सी नोट नाम के एक कैदी को देखते हैं जो सेटिंग करके बाहर से जेल के अंदर कुछ भी मंगवा सकता है। इसीलिए माइकल सी नोट के पास जाकर उसे ऐसी मेडिसिन लाने कहता है जिसे खाने के बाद शरीर में इंसुलिन की मात्रा कुछ घंटों के लिए बढ़ जाती है, जिससे डॉक्टर सारा को उस पर शक न हो। आगे माइकल जब अपने सेल में था तब एक गार्ड उसे कार्ड ला कर देता है। दरअसल वो कार्ड जॉन अब्रूजी ने माइकल के लिए भिजवाया था। मतलब
तब उसने माइकल को वर्कशॉप में काम करने की परमिशन दे दी और अब माइकल अपने भाई लिंकन से रोज मिल सकता है। अगले दिन जेल में काम करते समय माइकल लिंकन से मिलता है। तब लिंकन कहता है कि माइकल उसे बचाने की चाहे जितनी कोशिश कर ले लेकिन वो लिंकन को नहीं बचा सकता। तब माइकल अपने भाई को उस पर भरोसा रखने कहता है। लिंकन पूछता है कि जेल से भागने के लिए उन्हें जेल की मैप की जरूरत पड़ेगी और बिना मैप के वो लोग नहीं भाग सकते। तब माइकल अपने कपड़े उतारता है और लिंकन को अपने टैटू को ध्यान से देखने कहता है जो उसने जेल में आने से पहले ही बनवा लिए थे। लिंकन के ध्यान से देखने पर उसे टैटू में जेल का मैप बनते दिखा और इस पर से अब माइकल के आईक्यू लेवल का अंदाजा लगा सकते हैं। आगे कहानी में हम चार्ली नाम के कैदी और माइकल को बात करते हुए देखते हैं, जहां चार्ली बोर्ड गेम खेलते हुए जेल के सभी गार्ड और कैदियों के बारे में बताता है कि कौन कितना खतरनाक है और किसकी पहुंच कहां तक है। चार्ली सबसे पहले ब्लैक ग्रुप और व्हाइट ग्रुप को दिखाते हुए बताता है कि यहाँ हर कोई अपनी साइड चुनने वाला है और बहुत ही जल्द जेल में काफी लोगों का खून बहेगा। तब माइकल उसके पीछे का रीजन पूछता है। चार्ली बताता है कि हम बिल्लियों और कुत्तों को एक ही पिंजरे में नहीं रख सकते क्योंकि दोनों चाहे कितने भी अच्छे दोस्त बन जाए वो दोनों एक साथ कभी नहीं रह सकते। और फिर हम सेल में देखते हैं कि माइकल अपने टैटू को देखने के बाद एक पेपर पर कुछ लिखने लगा। तब सुकरे बताता है कि टॉयलेट फ्लश नहीं हो रहा और तभी सायरन की आवाज सुनाई दी। तब सुकरे को पता चला कि गार्ड सभी के सेल की तलाशी लेने वाले हैं, इसीलिए सुकरे अपने ड्रग को एक जगह निकालकर दूसरी जगह छुपा देता है और माइकल को टेबल की तरफ इशारा करते हुए छुपे हुए चाकू को निकालकर सेल से बाहर फेंकने कहता है। माइकल चाकू निकालकर उसे बाहर फेंकने ही वाला था लेकिन इतने में ऑफिसर बेलिक वहां पहुंच गया और उसने माइकल के हाथ में चाकू देख लिया। बेलिक उससे चाकू के बारे में पूछने लगा लेकिन तभी वहां वार्डन हेनरी भी पहुंच गया और वो भी माइकल से चाकू के बारे में पूछने लगा लेकिन माइकल वार्डन के पूछने के बाद भी कुछ नहीं बताता। लेकिन जब वार्डन हेनरी की नजर सुकरे पर गई तब उसकी हालत देखकर हेनरी समझ गया कि वो चाकू माइकल का नहीं बल्कि सुकरे का है। इसीलिए वार्डन हेनरी सुकरे को सजा सुनाते हुए सॉलिटरी सेल में भेज देता है और जब बेलिक सेल चेक करने कहता है तब हेनरी सेल को चेक करने से मना करता है और वहां से जाने कहता है। लेकिन बेलिक वहां से जाने से पहले माइकल से कहता है कि भले ही दिन में वार्डन का राज चलता हो लेकिन रात में बेलिक ही वहां का बादशाह है। और फिर हम आगे देखते हैं कि माइकल चर्च में अपने भाई लिंकन से मिलता है। तब लिंकन माइकल से अगले दिन के प्लान के बारे में पूछने लगा। माइकल बताता है कि फिलहाल उसे डायबिटिक रहने के लिए मेडिसिन की जरूरत है और उसने मेडिसिन का इंतजाम भी कर लिया है। तब लिंकन उसे समझाने की कोशिश करता है कि माइकल को जेल में कुछ करने की जरूरत नहीं। तब माइकल उसे समझाता है कि उसने सारे खतरों और रास्तों को पहले ही भांप लिया है। लिंकन उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि भले ही उसने सारी डिटेल निकाल ली और भले ही उसे जेल का मैप भी पता है लेकिन माइकल फिर भी जेल के लोगों के बारे में या उनके एक्शन के बारे में कभी प्लान नहीं कर सकता। तो माइकल उसे जवाब देते हुए कहता है कि उसे जेल में किसी की परवाह नहीं और उसने इस बारे में सोच रखा है। तो लिंकन उससे कहता है कि भले ही उसने सारी चीजें प्लान कर ली लेकिन वो अभी तक अपने सेल से बाहर नहीं निकल सकता। इस पर माइकल कहता है कि वो जैसा सोच रहा है ऐसा बिल्कुल नहीं है और सेल से बाहर निकलने के लिए उसका प्लान तैयार है। फिर हम माइकल को जेल के पार्क में घूमते हुए देखते हैं। दरअसल उसे एक एलन बोल्ट की जरूरत है। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि माइकल अपने प्लान के मुताबिक उस बोल्ट से एक चाबी बनाने वाला है। आगे माइकल उस बोल्ट को एक सिक्के की मदद से खोलने की कोशिश करता है लेकिन तभी वह टी बैग पहुंच गया। वो माइकल से बात करता है और उसे अपने ग्रुप में शामिल होने का ऑफर देता है लेकिन माइकल ने उसके ऑफर को ठुकरा दिया। तब टी बैग माइकल के हाथ से बोल्ट ले लेता है और उसे वहां से भगा देता है। ना चाहते हुए भी माइकल बिना बोल्ट के वहां से चला गया। वही दूसरी तरफ बेलिक माइकल के सेल में जाकर छानबीन करने लगा। तब उसे एक पेपर दिखाई दिया लेकिन उस पर कुछ लिखा नहीं था। तब बेलिक अपना दिमाग लगाता है और उस पेपर पर पेंसिल चलाता है। तब उसे पेपर पर एलन बोल्ट लिखा मिला। बेलिक समझ गया कि माइकल जरूर जेल में कुछ बड़ा करने वाला है। वही दूसरी तरफ हम जॉन अब्रूजी को देखते हैं जिससे मिलने फेलिक्स नाम का एक आदमी आता है और बताता है कि फिबोनाची अब भी जिंदा है और अगर उसे जल्द से जल्द ठिकाने नहीं लगाया गया तो उसकी गवाही के बाद बहुत से लोगों को जेल जाना होगा। फेलिक्स धमकाते हुए कहता है कि अगर जॉन ने जल्द से जल्द फिबोनाची का पता नहीं लगाया तो फेलिक्स उसकी फैमिली को मार देगा। वही दूसरी तरफ बेलिक एलन बोल्ट के बारे में छानबीन करने की और पता लगाने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसे एलन बोल्ट से रिलेटेड कुछ नहीं मिला। अब माइकल एलन बोल्ट का इस्तेमाल करके एक चाबी बनाना चाहता है लेकिन किस चीज की चाबी वो हमें आगे पता चलेगा। आगे हम देखते हैं माइकल को जब पता चला कि टी बैग अपने सेल में नहीं है तब वो बोल्ट ढूंढने के लिए उसके सेल में चला गया। माइकल बोल्ट ढूंढ ही रहा था कि इतने में टी बैग अपने सेल में वापस आ गया और उसने माइकल को रंगे हाथ पकड़ लिया। तब माइकल खुद को बचाने के लिए कहता है कि वो टी बैग से मिलने आया था और वो उसके ग्रुप में शामिल होना चाहता है। लेकिन तभी हम सी नोट को देखते हैं जिसे माइकल ने एक मेडिसिन लाने को कहा था। सी नोट माइकल को टी बैग से बात करते हुए देख लेता है क्योंकि टी बैग और सी नोट के बीच में 36 का आंकड़ा है और दोनों ही एक दूसरे को हमेशा मारने की सोचते हैं। माइकल को टी बैग के साथ देखकर सी नोट को गलतफहमी हो गई कि माइकल टी बैग के ग्रुप में शामिल हो गया है। उधर टी बैग माइकल को बताता है कि आज रात जेल में बहुत लफड़ा होने
वाला है, जिसके लिए वो माइकल को तैयार रहने कहता है। कहानी में आगे हम लिंकन के लॉयर को देखते हैं, जो वेरोनिका को सीसीटीवी फुटेज की एक वीडियो टेप देता है। वेरोनिका जब उस टेप को देखती है तब उसमें साफ नजर आ रहा था कि लिंकन ने वाइस प्रेसिडेंट के भाई, जिसका नाम सीडमैन है, उसे अपने हाथों से शूट करके मार दिया, जिसे वेरोनिका को भी लगने लगा कि लिंकन सबसे झूठ बोल रहा है कि उसके साथ साजिश हुई है, क्योंकि वीडियो टेप में साफ नजर आ रहा था कि वो मर्डर लिंकन ने ही किया है। ये पता चलते ही वेरोनिका लिंकन से मिलने जेल गई और बताया कि उसे लिंकन के झूठ के बारे में पता चल गया है, और बेचारे माइकल ने बेकार में ही लिंकन की बातों पर भरोसा करके अपनी जान जोखिम में डाल दी। तब लिंकन वेरोनिका को सफाई देता है और हम फ्लैशबैक देखते हैं। दरअसल लिंकन सीडमैन को मारने जरूर गया था, लेकिन जैसे ही उसने उसकी कार का दरवाजा खोला तब लिंकन ने देखा कि सीडमैन पहले ही कार में मरा पड़ा था, मतलब उसे पहले ही किसी ने मार दिया था। कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है और लिंकन बताता है कि उसने वहाँ किसी पर भी गोली नहीं चलाई और ये सब उसके लिए सेटअप किया गया था। लेकिन वेरोनिका को समझ नहीं आ रहा था कि कोई लिंकन को फंसाने की कोशिश क्यों करेगा। तब लिंकन समझाता है कि वो पूरा प्लान उसके लिए नहीं बल्कि सीडमैन के लिए बनाया गया था, और काम होने के बाद लिंकन के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई गई ताकि उसके मर्डर के इल्जाम में लिंकन फंस जाए। लेकिन वेरोनिका सीडमैन को अच्छी तरह जानती थी और उसे पता था कि उसका कोई भी ऐसा दुश्मन नहीं था जो उसे जान से मार दे, मतलब वो लिंकन को दोषी समझ रही थी। लिंकन कहता है कि वेरोनिका को सच का पता लगाना होगा, लेकिन वेरोनिका उसे ही खूनी समझकर वहाँ से चली गई। वही दूसरी तरफ सी नोट माइकल को बताता है कि उसने जो मेडिसिन मंगवाई थी अब वो उसके पास है, इसीलिए सी नोट माइकल को अकेले में मिलने बुलाता है। फिर माइकल जैसे ही सी नोट के साथ अकेले में गया तब सी नोट के आदमियों ने माइकल को पकड़ लिया। सी नोट कहता है कि उसने माइकल को टी बैग से हाथ मिलाते हुए देख लिया है और माइकल ने उसे धोखा दिया है, इसीलिए अब सी नोट उसे मेडिसिन देने से मना कर देता है। ये वही मेडिसिन थी जिससे ये साबित हो सकता है कि माइकल को सच में डायबिटीज है, लेकिन अब वो मेडिसिन सी नोट के पास है। वही दूसरी तरफ हम सुकरे को देखते हैं, जो अब भी सोलिटरी सेल में है और उस दिन उसकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है, लेकिन वो सोलिटरी सेल में होने की वजह से कॉल करके बर्थडे विश नहीं कर पाता। वही दूसरी तरफ हम सुकरे की गर्लफ्रेंड को देखते हैं, जो सुकरे के दोस्त के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने गई थी। बेचारा सुकरे। खैर अब रात होने पर पुलिस वाले सभी कैदियों के सेल को खोल देते हैं और थोड़ी ही देर बाद काले और गोरों में खतरनाक लड़ाई शुरू हो गई। तभी हम टी बैग के बेस्ट फ्रेंड को देखते हैं, जो उसी एलन बोल्ट से माइकल पर हमला कर देता है, क्योंकि उसे माइकल से जलन होने लगी थी। माइकल ने भी उसके हाथ में बोल्ट देख लिया था, इसीलिए वो उससे बचने के लिए उससे दूर जाता है। लेकिन तभी दूसरा कैदी आकर टी बैग के दोस्त को चाकू मार देता है और टी बैग का दोस्त माइकल के ऊपर गिर गया। अब ये देखकर टी बैग को लगने लगा कि माइकल ने बोल्ट के लिए उसके बेस्ट फ्रेंड को जान से मार दिया, इसीलिए वो माइकल को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी पुलिस वालों ने वहां आकर टीयर गैस छोड़ दी और सबको वापस उनके सेल में डाल दिया गया। लेकिन अब माइकल को वो बोल्ट मिल चुका था। अब माइकल बोल्ट को धीरे धीरे जमीन पर घसना शुरू करता है, जिसकी वजह से बोल्ट का सिरा पतला हो गया। फिर माइकल उस बोल्ट के साइज को अपने टैटू पर बने साइज से मैच करता है और हमें पता चलता है कि माइकल ने उस बोल्ट से एक चाबी बनाई थी, जिससे वो अपने सेल के टॉयलेट का एक नट खोल सके। वही जेल के बाहर वेरोनिका लिंकन के एक साथी क्रैब से मिलने जाती है। तब उसे पता चला कि ड्रग के ओवरडोज की वजह से क्रैब की मौत हो गई, इसीलिए वो वहाँ से अपने ऑफिस चली गई। तभी वेरोनिका को क्रैब की गर्लफ्रेंड लेटिसा का कॉल आता है और वेरोनिका उसे बाहर मिलने बुलाती है। तब लेटिसा से वेरोनिका को पता चला कि क्रैब की मौत ड्रग के ओवरडोज से नहीं हुई, बल्कि उसे मारा गया था, क्योंकि उसे पता था कि लिंकन ने वाइस प्रेसिडेंट के भाई सीडमैन को नहीं मारा। लेकिन तभी लेटिसा का ध्यान डैनी और पॉल पर गया, जो उन पर नजर रख रहे थे, इसीलिए लेटिसा वहाँ से चली गई। लेकिन अब वेरोनिका को इस बात पर यकीन हो गया कि लिंकन सच में निर्दोष है। उधर पॉल अपनी लेडी बॉस को कॉल करके लेटिसा और वेरोनिका की मीटिंग के बारे में बताता है। तब उसकी बॉस पॉल को अपने तरीके से केस को हैंडल करने कहती है। उधर जेल में सी नोट माइकल को उसकी मेडिसिन दे देता है। अब उसकी गलतफहमी दूर हो गई थी, क्योंकि माइकल ने टी बैग के दोस्त को मार दिया, मतलब सी नोट एक गलतफहमी से निकलकर दूसरी गलतफहमी में घुस गया, इसीलिए उसे यकीन हो गया था कि माइकल टी बैग के ग्रुप में शामिल नहीं हुआ। तभी एक गार्ड आकर माइकल को बताता है कि डॉक्टर सारा ने उसे टेस्ट के लिए बुलाया है। अब माइकल सारा के पास जाकर टेस्ट करवाता है, जिससे सारा को पता चल गया कि माइकल को सच में डायबिटीज है, क्योंकि माइकल ने सारा के पास जाने से पहले ही वो मेडिसिन खा ली थी। अब टेस्ट होने के बाद बेलिक माइकल को अपने साथ इन्फर्मेरी से बाहर लाता है और एक जगह पर ले जाकर छोड़ देता है। तभी वह जॉन अब्रूजी के आदमी आकर माइकल को अपने साथ लेकर चले गए। अब जॉन माइकल से फिबोनाची के बारे में पूछने लगा। तब माइकल बताता है कि जब तक वो दोनों जेल से बाहर नहीं निकल जाते तब तक वो जॉन को फिबोनाची के बारे में नहीं बताएगा। तब जॉन के आदमी माइकल के पैर की एक उंगली काट देते हैं। कुछ देर बाद पुलिस वाले वहाँ पहुँच गए और माइकल की कंडीशन देखकर उसे तुरंत ही अस्पताल भेज दिया गया। उधर बेलिक जब जॉन से मिला तब उनकी बातचीत से पता चला कि जॉन और बेलिक मिले हुए हैं। वही दूसरी तरफ डॉक्टर सारा माइकल का इलाज करते हुए उसकी उंगली के बारे में पूछने लगी, लेकिन माइकल ने उसे जॉन के बारे में कुछ नहीं बताया, इसीलिए सारा बेलिक के पास
पास जाकर इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करने कहती है। तब बेलिक बताता है कि इन्वेस्टिगेशन करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि माइकल की ऐसी हालत गार्डनिंग किट पर पैर रखने की वजह से हुई है। अगले दिन लिंकन को अपने भाई की हालत के बारे में पता चला। तब लिंकन गुस्से में पूरी तरह पागल हो गया, लेकिन माइकल लिंकन को शांत करते हुए बताता है कि अगर उसने जॉन को जान से मार दिया तो वो लोग जेल से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। मतलब माइकल के प्लान के हिसाब से जॉन ही उनके बाहर निकलने की वजह बनेगा। माइकल आगे बताता है कि जॉन अब्रूजी एक चार्टर्ड प्लेन कंपनी का ओनर है और जेल से बाहर निकलने के बाद पुलिस से बचने के लिए उन्हें जल्द से जल्द कहीं दूर भागना होगा और इसके लिए जॉन की कंपनी का प्लेन उनके बहुत काम आने वाला है। वही दूसरी तरफ सुकरे अब सॉलिटरी सेल से बाहर आ गया था, इसीलिए वो तुरंत बिना किसी देरी के अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल लगाता है। तब उसकी माँ कॉल उठाकर बताती है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके दोस्त हेक्टर के साथ कहीं घूमने गई है और अगर सुकरे उससे सच में प्यार करता है तो उसकी भलाई के लिए सुकरे को उसे हमेशा के लिए भूलना होगा। वही दूसरी तरफ माइकल सुकरे को अपने प्लान में शामिल करने का सोच रहा था, लेकिन माइकल सबसे पहले सुकरे को टेस्ट करना चाहता था कि सुकरे सच में उसके भरोसे के लायक है या नहीं। तब हम माइकल के हाथ में एक नकली फोन देखते हैं। उधर टी बैग जेल के वर्कशॉप में एक आदमी से मिलता है और उससे एक धारदार हथियार लेता है ताकि वो माइकल से अपने दोस्त की मौत का बदला ले सके। वही दूसरी तरफ वेरोनिका जेल में माइकल से मिलने आई और बताया कि लिंकन को सच में फंसाया जा रहा है। तब माइकल कहता है कि लिंकन को फंसाने के लिए इस तरह का सेटअप किया गया है कि जब तक वो लोग सच्चाई का पता लगाएंगे तब तक उसके भाई को मार दिया जाएगा। इसीलिए सबसे पहले उसे अपने भाई को जेल से भगाना होगा और बाद में उसे बेगुनाह साबित करना होगा। आगे हम लिंकन के बेटे एलजे को देखते हैं, जिसे ड्रग की डील करने के जुर्म में पुलिस ने पकड़ लिया था। एलजे की माँ पुलिस ऑफिसर से मिलती है। तब पुलिस ऑफिसर एलजे को माइनर होने की वजह से जेल में नहीं डालती, लेकिन अब एलजे को हर हफ्ते पुलिस में आकर हाजिरी देनी होगी और कम से कम 1 घंटा बैठना होगा। उधर वेरोनिका क्रैप की गर्लफ्रेंड लेटिसा से मिलने उसके घर गई, लेकिन लेटिसा को लग रहा था कि वेरोनिका भी उन लोगों से मिली हुई है, इसीलिए वो वेरोनिका पर ही गन तान देती है और वहाँ से जाने कहती है। लेकिन वेरोनिका लेटिसा को इस बात के लिए मना लेती है कि वो जब चाहे उसके ऑफिस में आकर सारी सच्चाई बता सकती है। आगे हम माइकल और सुकरे को जेल में काम करते हुए देखते हैं। तब माइकल सुकरे के सामने ही वही नकली सेलफोन निकालता है और एक कपड़े में लपेट कर एक बॉक्स में रख देता है। माइकल के पास सेलफोन देखते ही सुकरे चौंक गया। तब माइकल सुकरे को इस बारे में किसी को भी बताने से मना करता है। उधर लिंकन ऑफिसर बेलिक को जेल में सेलफोन होने की खबर देता है और साथ में ये भी बताता है कि सुकरे को उस सेलफोन के बारे में सब कुछ पता है। दरअसल ये माइकल और लिंकन का प्लान था, क्योंकि उन्हें सुकरे की ईमानदारी टेस्ट करनी थी। आगे बेलिक सुकरे के पास जाकर कहता है कि जेल में कुछ रूल्स बदल दिए गए हैं, इसीलिए वो अब से कभी भी अपनी गर्लफ्रेंड से उस कमरे में नहीं मिल सकता जहाँ वो दोनों हमेशा यामाकाटा किया करते थे। ये सुनकर सुकरे थोड़ा परेशान हो गया। तब बेलिक कहता है कि वो उसकी मदद कर सकता है, लेकिन बदले में उसे सेलफोन के बारे में बताना होगा कि वो सेलफोन कहाँ रखा है। लेकिन सुकरे सब कुछ पता होने के बाद भी बेलिक को कुछ नहीं बताता। तब बेलिक गुस्से में सुकरे को सजा के तौर पर वर्कशॉप में लेकर आता है और उसे सारा दिन कपड़े धोने का काम देता है। तब बेलिक और माइकल समझ गए कि वो लोग सुकरे पर भरोसा कर सकते हैं और उसे अपने प्लान में शामिल कर सकते हैं। आगे सुकरे माइकल के पास जाकर सेलफोन मांगता है। तब उसे पता चला कि वो सेलफोन नकली है। इसके बाद माइकल सुकरे को अपने प्लान के बारे में सब कुछ बता देता है, लेकिन ये सुनते ही सुकरे भड़क गया और कहने लगा कि वो वैसे भी 1.5 साल में जेल से रिहा होने वाला है, इसीलिए वो ऐसा कोई काम नहीं करने वाला जिससे उसकी सजा और बढ़ जाए। और अगर माइकल ने उसके सेल में ऐसा कोई काम करने का सोचा तो वो वार्डन को माइकल के प्लान के बारे में सब कुछ बता देगा। वही दूसरी तरफ फेलिक्स फिर से जॉन अब्रूजी से मिलने जेल में आता है। तब जॉन माइकल के पैर की उंगली देखकर बताता है कि माइकल किसी भी कीमत पर अपना मुंह नहीं खोलेगा। लेकिन तभी जॉन देखता है कि फेलिक्स जेल में उसके बच्चों को भी लेकर आया है। दरअसल फेलिक्स जॉन को ये बताना चाहता था कि अगर उसने फिबोनाची का पता नहीं लगाया तो वो उसकी फैमिली को सच में खत्म कर देगा। उधर लेटिसा वेरोनिका के ऑफिस जाकर बताती है कि लिंकन के गिरफ्तार होने के बाद कुछ लोग उसके बॉयफ्रेंड क्रैप के घर आए थे और उन्होंने क्रैप को $90,000 भी दिए थे। लेटिसा ये भी बताती है कि लिंकन के केस में गवर्नमेंट के बहुत से लोग मिले हुए हैं। वेरोनिका लेटिसा के बयान को लिखना चाहती थी ताकि वो उस बयान को लिंकन की बेगुनाही में साबित करने के लिए इस्तेमाल कर सके। तभी लेटिसा कुछ देर के लिए सिगरेट पीने ऑफिस से बाहर गई। लेटिसा के बाहर निकलने के कुछ ही देर बाद वहाँ पॉल आया और कहने लगा कि वो लिंकन को बेगुनाह साबित करने में उसकी मदद करेगा और अगर उसके पास ऐसा कोई सबूत है जिससे लिंकन की बेगुनाही साबित हो जाए तो वो पॉल को दे सकती है। लेकिन पॉल की बातों से वेरोनिका समझ गई कि पॉल उसे अपनी बातों में उलझाकर सारे सबूत लेकर चला जाएगा, इसीलिए वो पॉल की मदद लेने से मना कर देती है और उसे वहाँ से जाने कहती है। पॉल के जाने के बाद वेरोनिका लेटिसा को बाहर निकलकर ढूंढने लगी, लेकिन लेटिसा उसे कहीं भी नजर नहीं आई। उधर जेल में सुकरे अपना सेल शिफ्ट कर लेता है क्योंकि उसे पता था कि वो माइकल के चक्कर में फंसने वाला है। माइकल उसे काफी समझाता है, लेकिन सुकरे उसकी कोई बात नहीं सुनता और अपना सेल बदल लेता है। आगे माइकल जब मेस में खाना खाने गया तब टी
बैग उसे दूर से देख रहा था। वो अपने हथियार से माइकल का काम तमाम करने ही जा रहा था। तभी जॉन अब्रूजी उसे रोक लेता है और बताता है कि माइकल सिर्फ टी बैग का ही नहीं बल्कि उसका भी दुश्मन है, इसीलिए वो दोनों मिलकर माइकल को खत्म करेंगे। अब खाना खाने के बाद माइकल जब अपने सेल में वापस जा रहा था तब जॉन का एक आदमी उसे धक्का देते हुए एक कमरे में लेकर गया जहाँ टी बैग और जॉन उसका वेट कर रहे थे। कुछ देर बात करने के बाद टी बैग अपना हथियार एक दीवार पर रख देता है। तभी जॉन पार्टी बदलते हुए टी बैग को ही पीटने लगा। इसके बाद जॉन माइकल से उसकी उंगली काटने के लिए माफी मांगता है और उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। तब माइकल जॉन को अपने एस्केप प्लान के बारे में बता देता है और साथ ही माइकल जॉन से उसका प्लेन मांगता है ताकि जेल से बाहर निकलने के तुरंत बाद वो देश छोड़कर भाग सके। और जैसे ही माइकल देश के बाहर निकल जाएगा तब वो जॉन को फिबोनाची के बारे में सब कुछ बता देगा। आगे माइकल जब की से सेल के टॉयलेट को खोलने की कोशिश कर रहा था तभी वहाँ बेलिक पहुंच गया। वो हेवायर नाम के एक कैदी को माइकल के सेल में ट्रांसफर कर देता है और यहाँ हम देख पाते हैं कि हेवायर का दिमागी संतुलन पूरी तरह से हिला हुआ था क्योंकि उसे साइकेट्रिक वार्ड से लाया गया था। वही दूसरी तरफ हम पॉल और डैनी को देखते हैं जो अपनी कार को जंगल में एक सुनसान जगह पर पार्क करते हैं और फिर कार की डिक्की से लेटिसा को बाहर निकालते हैं। मतलब लेटिसा जब सिगरेट पीने वेरोनिका के ऑफिस से बाहर निकली तब पॉल ने उसे किडनैप कर लिया। जंगल में लाने के बाद पॉल डैनी से लेटिसा का काम तमाम करने कहता है, लेकिन तभी लेटिसा डैनी को चकमा देकर वहाँ से भागने लगी। लेकिन बेचारी लेटिसा ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाती क्योंकि डैनी और पॉल मिलकर उसे शूट कर देते हैं और लेटिसा का काम तमाम हो जाता है। जिसके बाद पॉल गोलियों की शेल उठाकर वहाँ से निकल गया। उधर माइकल रात होने पर फिर से टॉयलेट के केबिन को खोलने की कोशिश कर रहा था। तभी उसका नया सेलमेट हेवायर उठकर माइकल को बताता है कि उसे एक बीमारी है जिसकी वजह से वो कभी सो नहीं सकता। ये जानने के बाद माइकल पूरी तरह से निराश हो गया क्योंकि वो हेवायर के सामने सेल में खुदाई नहीं कर सकता। कहानी में आगे हम लिंकन को देखते हैं जो रात के समय अपने सेल में सो रहा था। तभी कुछ गार्ड आकर लिंकन को जबरदस्ती अपने साथ लेकर गए और आगे लिंकन देखता है कि उसे इलेक्ट्रिक्यूट करने के लिए एक रूम में लाया गया है। इसके बाद उसे इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठा दिया गया और उसके हाथ पैर बांध दिए गए। तब बेलिक लिंकन के पास आकर उसे शांत रहने कहता है और एक गार्ड लीवर को नीचे करता है और लिंकन को झटका लगता है। तभी अचानक लिंकन की नींद खुल गई और हमें पता चला कि लिंकन एक बुरा सपना देख रहा था। मतलब जैसे जैसे मौत का दिन करीब आ रहा है लिंकन की दिमागी हालत भी खराब होने लगी थी जिसकी वजह से उसे उल्टे सीधे सपने आने लगे। वही दूसरी तरफ हाईवायर जब अपने सेल में नहीं था तब माइकल इस बात का फायदा उठाकर टॉयलेट के पीछे से पत्थर को निकालने की कोशिश करने लगा। लेकिन उसकी किस्मत ज्यादा देर तक उसका साथ नहीं देती क्योंकि कुछ ही देर में हाईवायर अपने सेल में वापस आ गया और माइकल को जल्दी से अपना काम बंद करना पड़ा। हाईवायर जब माइकल से बात कर रहा था तभी उसका ध्यान माइकल की बॉडी पर बने टैटू पर गया और वो टैटू के बारे में माइकल से पूछताछ करने लगा। लेकिन माइकल उसे अपनी बातों में घुमा देता है और बताता है कि वो बस एक आम टैटू है क्योंकि उसे टैटू बनाने का बहुत शौक था। लेकिन हाईवायर ने टैटू की बनावट को समझ लिया था और उसे माइकल पर शक होने लगा था, इसीलिए अब वो हर जगह माइकल का पीछा करने लगा। उधर माइकल अपने हाथ पर बने एक टैटू को देखता है जिस पर क्यूट प्रिजन लिखा था। अब ये क्यूट प्रिजन क्या है ये हमें वीडियो में आगे पता चलेगा। आगे जॉन अब्रूजी माइकल से उसके एस्केप प्लान की प्रोग्रेस के बारे में पूछता है। तब माइकल उसे बताता है कि वो उसके नए सेलमेट हाईवायर से काफी ज्यादा परेशान है और उसके रहते हुए वो अपना काम नहीं कर पा रहा। तब जॉन कहता है कि इसमें वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकता वरना वो भी मुसीबत में पड़ जाएगा, इसीलिए माइकल को अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करनी होगी। आगे माइकल वार्डन के ऑफिस में जाकर ताजमहल के रेप्लिका को कंप्लीट करने में लग गया। जिसके बाद माइकल वार्डन को अपने सेलमेट हाईवायर को उसके सेल से ट्रांसफर करने की बात करता है, लेकिन वार्डन ने भी उसका साथ देने से मना कर दिया। वार्डन बताता है कि जेल की पॉलिसी और प्रोटोकॉल के हिसाब से वो बिना वजह किसी भी कैदी को उसके सेल से ट्रांसफर नहीं कर सकता जब तक कैदी खुद ट्रांसफर लेने की बात न कहे या फिर जब तक सेलमेट कैदी पर कोई जानलेवा हमला नहीं करता तब तक वो किसी भी सेलमेट को सेल से ट्रांसफर नहीं कर सकता। वही दूसरी तरफ वेरोनिका लिंकन से मिलने जेल में आई और कहा कि उसे अब लिंकन की बातों पर पूरा भरोसा हो गया है। वेरोनिका लेटिसा की मौत के बारे में भी बताती है और ये भी बताती है कि लिंकन को फंसाने में गवर्नमेंट के लोग और सीक्रेट सर्विस के लोग भी शामिल है। ये सब सुनने के बाद लिंकन वेरोनिका को एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताता है जिसमें कुछ लॉयर भी है। लिंकन बताता है कि वो लोग इस केस में लिंकन की मदद कर सकते हैं, इसीलिए वेरोनिका उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस उन लोगों से मिलने पहुंच गई। लेकिन पूरे केस को समझने के बाद वो लोग वेरोनिका को लिंकन की मदद करने से मना कर देते हैं क्योंकि वो लोग गवर्नमेंट के खिलाफ जाने का रिस्क नहीं लेना चाहते। इसीलिए वेरोनिका निराश होकर उनके ऑफिस से बाहर निकल गई। तभी हम डैनी को देखते हैं जो वेरोनिका पर नजर रख रहा था। फिर डैनी पॉल को कॉल करके वेरोनिका के बारे में बताता है और हमें पता चलता है कि उस समय पॉल वेरोनिका के घर की तलाशी ले रहा था। आगे हम वेरोनिका को एक पुलिस ऑफिसर से मिलते हुए देखते हैं। ये वही ऑफिसर था जिसने लिंकन को गिरफ्तार किया था। तब पुलिस ऑफिसर बताता है कि जब उन लोगों ने लिंकन के घर पर रेड की उस समय लिंकन वाइस प्रेसिडेंट के भाई के खून से सने कपड़ों को
धो रहा था तब वेरोनिका समझ गई कि वो ऑफिसर भी झूठ बोल रहा है, इसीलिए वो बिना उसकी बातों पर भरोसा किए वहां से जाने लगी। लेकिन तभी निक नाम का एक आदमी वेरोनिका के पास आता है। निक उसी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर था जिसके बारे में लिंकन ने वेरोनिका को बताया था। निक वेरोनिका को बताता है कि वो लिंकन के केस में उसकी मदद करने तैयार है, जिसके बाद वो दोनों लिंकन से मिलने जेल गए। तब लिंकन बताता है कि जब पुलिस उसे पकड़ने उसके घर पहुंची तब वो अपने कपड़े धो रहा था और उसने सीडमैन के कपड़ों को हाथ तक नहीं लगाया था। तब निक बताता है कि लिंकन के फिंगरप्रिंट खून की गई गन पर मिले हैं। लिंकन बताता है कि जिस आदमी ने उसे सीडमैन को मारने की सुपारी दी थी उसी आदमी ने पहले लिंकन से बहुत सारी गन की टेस्टिंग करवाई थी, जिससे उन गन पर लिंकन के फिंगरप्रिंट छप गए और उन्हीं फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करके लिंकन को फंसाया गया है। कहानी में आगे हम सुकरे को देखते हैं जो जेल के फोन बूथ से अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है और उसे मिलने बुलाता है। तब सुकरे की गर्लफ्रेंड बताती है कि वो अब सुकरे का और वेट नहीं कर सकती क्योंकि उसे अब एक फैमिली की जरूरत है, इसीलिए अब वो अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहती है। मतलब अब सुकरे की गर्लफ्रेंड उससे ब्रेकअप करना चाहती है। उधर माइकल जब नहाकर बाहर आया तब हाई वायर उसके टैटू को ध्यान से देखने लगा और टैटू को देखने के बाद उसे समझ में आ गया कि माइकल की बॉडी पर कोई आम टैटू नहीं है बल्कि वो किसी तरह का पैटर्न है। ये सुनते ही माइकल के होश उड़ गए, इसीलिए वो अपने टैटू को टॉवल से ढककर वहां से चला गया। वही दूसरी तरफ सुकरे का दोस्त हेक्टर उससे मिलने जेल आया और बताया कि सुकरे की गर्लफ्रेंड अब उससे नहीं मिलना चाहती और अब हेक्टर उसका नया बॉयफ्रेंड है और बहुत जल्द वो दोनों शादी करने वाले हैं। ये सुनते ही सुकरे भड़क गया और हेक्टर पर गुस्सा करने लगा। उधर माइकल क्यूट प्रिजन के लिए जेल के मेडिकल गार्डनिंग वाले एरिया में जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद बेलिक भी वहां पहुंच गया। तब माइकल को वहां देखकर बेलिक को उस पर शक होता है, इसीलिए वो माइकल की तलाशी लेने लगा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। तब बेलिक माइकल को टॉर्चर करता है और कहता है कि माइकल उसकी परमिशन के बिना वार्डन से किसी भी तरह की मदद मांगने नहीं जा सकता। यह बेलिक हाईवायर के ट्रांसफर की बात कर रहा था। आगे रात होने पर माइकल जब अपने सेल में सो रहा था तब हाईवायर उसके कपड़े फाड़ कर उसके टैटू को ध्यान से समझने की कोशिश करने लगा, लेकिन कुछ ही देर में माइकल की नींद खुल गई। तब हाईवायर बताता है कि माइकल की बॉडी पर किसी तरह का मैप बना हुआ है, लेकिन उसे ये नहीं पता चल पाया कि मैप किस जगह का है। अगले दिन हेवायर माइकल का पीछा करने लगा और उसके टैटू को एक पेपर पर ड्रॉ करने लगा ताकि वो समझ सके कि आखिर वो किस जगह का मैप है। तब माइकल जॉन अब्रूजी से मिलता है और उसे किसी तरह का केमिकल अरेंज करने कहता है। जॉन माइकल को उसके नए बताए हुए केमिकल लाकर दे देता है। तब माइकल उस केमिकल को हाईवायर के टूथपेस्ट में मिला देता है। अगले दिन सुकरे माइकल के पास आया और बताया कि वो उसके प्लान में शामिल होने तैयार है और वो किसी भी हाल में जेल से बाहर निकलना चाहता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके दोस्त हेक्टर से शादी करे। इसके लिए वो उसके सेल में आने को भी तैयार है। सुकरे की बात सुनकर माइकल को खुशी होती है, लेकिन जैसे ही माइकल अपने सेल में पहुंचा तब उसने देखा कि हाईवायर ने माइकल की बॉडी के टैटू आधे से ज्यादा पेपर पर ड्रॉ कर लिए थे। ये देखकर माइकल के पैरों तले जमीन निकल गई क्योंकि वो पकड़ा जा सकता था, इसीलिए माइकल उससे पीछा छुड़ाने के लिए अपना सिर सेल के दरवाजे पर जोर जोर से पीटने लगा, जिसके तुरंत बाद माइकल गार्ड को आवाज लगाता है। जब गार्ड वहां पहुंचे तब उन्होंने माइकल के सर से खून बहते हुए देखा और उन्हें लगा कि हाईवायर को पैनिक अटैक आया है, इसीलिए वो अपने सेलमेट को पीट रहा है। इसीलिए गार्ड हेवायर को पकड़कर वहां से साइकेट्रिक वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं और कुछ ही देर बाद सुकरे को वापस माइकल के सेल में ट्रांसफर कर दिया जाता है और माइकल का भी यही प्लान था। अगले दिन माइकल इंसुलिन लेने अस्पताल में गया, लेकिन उस समय डॉक्टर सारा नहीं थी। इस बात का फायदा उठाकर माइकल अस्पताल के गटर में वही केमिकल डाल देता है जिसे उसने हेवायर के टूथपेस्ट में भरा था। अब माइकल ने ऐसा क्यों किया ये हमें आगे पता चलेगा। रात होने पर माइकल ने टॉयलेट के पीछे का पत्थर ढीला कर दिया था, जिसके बाद माइकल सुकरे को अपनी बेसुरी आवाज में जोर जोर से गाना गाने कहता है। तब सुकरे जोर जोर से गाना गाने लगा। सुकरे का गाना सुनकर ब्लॉक के सभी कैदी गुस्सा करने लगे और शोर मचाने लगे। इस बात का फायदा उठाकर माइकल उस पत्थर को जोर से लात मारता है, जिससे वो पत्थर निकल गया और टॉयलेट के पीछे सेल से बाहर निकलने का रास्ता बन गया। कुछ देर बाद बेलिक वहां आकर सबको शांत करता है और जब सब कुछ शांत हो गया तब माइकल उस रास्ते से अपने सेल से बाहर निकलता है। वही दूसरी तरफ हम डैनी को देखते हैं जो अपने घर में अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा था। तभी उसके घर पर पॉल का कॉल आता है कि उनके माइकल को उस प्रिजन से ट्रांसफर करके दूसरे प्रिजन में भेजने के ऑर्डर को मंजूरी मिल गई, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि माइकल लिंकन का भाई है और पॉल नहीं चाहता था कि माइकल अपने भाई लिंकन के साथ एक ही जेल में रहे। अगले दिन पॉल और डैनी वार्डन से मिलने उसके ऑफिस जाते हैं और उसके माइकल के ट्रांसफर ऑर्डर के बारे में बताते हैं, लेकिन वार्डन पॉल की सारी बात सुनने के बाद भी माइकल के ट्रांसफर ऑर्डर पर साइन करने से मना कर देता है, क्योंकि माइकल ताजमहल का रेप्लिका बनाने में उसकी मदद कर रहा था। तभी पॉल वार्डन को एक एनवलप देता है जिस पर टेल्डो शब्द लिखा था। उस शब्द को पढ़ते ही वार्डन चौंक गया। एनवलप में एक जवान लड़के की लाश की फोटो थी जिसका नाम विल था। पॉल वार्डन को ब्लैकमेल करते हुए कहता है कि अगर उसने माइकल का ट्रांसफर रोकने की कोशिश की तो वो उस एनवलप के बारे में उसकी वाइफ को बता देगा। अब उस एनवलप को लेकर वार्डन परेशान क्यों हो गया, इसके पीछे की कहानी हमें आगे पता चलेगी।
जाएगी। उधर लिंकन, माइकल, सुकरे और जॉन अब्रूजी एक जगह पर मीटिंग करते हैं। तब जॉन को पता चलता है कि लिंकन माइकल का भाई है और उस जगह पर जितने भी लोग मौजूद है वो सब माइकल के साथ जेल से भागने वाले हैं। आगे माइकल बताता है कि उसे रात में कुछ देर के लिए अपने सेल से बाहर निकलना होगा, इसीलिए बाकी लोगों को उसके वापस आने तक सिचुएशन को मैनेज करना पड़ेगा। माइकल जॉन से कहता है कि उसे किसी भी हालत में वार्डन के ऑफिस की डुप्लीकेट चाबी बनानी होगी। आगे मीटिंग खत्म करने के बाद माइकल जब अपने सेल में वापस आया तब वो वहाँ वार्डन को देखकर चौंक गया, क्योंकि वार्डन उस टॉयलेट के पास बैठा था। तब वार्डन माइकल के पास आकर बताता है कि अगले दिन माइकल को किसी दूसरे प्रिजन में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये सुनते ही माइकल के चेहरे के रंग उड़ गए। माइकल वार्डन से रिक्वेस्ट करता है और बताता है कि लिंकन उसका भाई है और 3 हफ्ते बाद उसे इलेक्ट्रिक्यूट कर दिया जाएगा, इसीलिए उसे अपने भाई की मौत तक उसी जेल में रखा जाए। लेकिन वार्डन माइकल की रिक्वेस्ट को खारिज कर देता है और ना चाहते हुए भी वो माइकल से कहता है कि उसे अगले दिन उस जेल से ट्रांसफर कर दिया जाएगा, क्योंकि वार्डन को पहले ही ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया गया था। आगे लिंकन जब चर्च में बैठा था तब माइकल अपने भाई के पास जाकर अपने ट्रांसफर होने की खबर सुनाता है। ये सुनकर लिंकन को बहुत अफसोस होता है, क्योंकि माइकल ने उसमें एक नई उम्मीद जगा दी थी कि वो अपने भाई को जेल से बाहर निकाल लेगा। लेकिन अब लिंकन को सारी उम्मीदें टूटती नजर आ रही थी। तब माइकल अपने बचपन के दिनों को याद करता है कि कैसे उसने अपने भाई लिंकन के साथ कुछ अच्छे पल गुजारे हैं। फिर माइकल लिंकन से कहता है कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा। आगे माइकल चार्ली से मिला और उसे अपने ट्रांसफर के बारे में बताया। तब चार्ली बताता है कि उसे एक एप्लीकेशन लिखना होगा जिसमें वो ये लिख सकता है कि उसे दूसरे प्रिजन में जाने से कोई एलर्जी या कोई परेशानी होगी, जैसे किसी से मौत का खतरा हो सकता है। एप्लीकेशन देने के बाद जब तक कोर्ट कोई फैसला नहीं ले लेता तब तक उसे उसी जेल में रखा जाएगा। दरअसल चार्ली उस जेल में पिछले 30 सालों से है। इस बीच उसे कई बार ट्रांसफर करने की कोशिश की गई, लेकिन वो इसी पैतरे का इस्तेमाल करके कई सालों से टिका हुआ है। तब माइकल ने एक लंबी एप्लीकेशन लिखी और उसे बेलिक के जरिए वार्डन तक पहुंचा दी। वही दूसरी तरफ वेरोनिका और निक उस वीडियो की जांच कर रहे थे जिसमें लिंकन को गोली चलाते हुए दिखाया गया, लेकिन ध्यान से देखने पर उन्हें उस टेप में कुछ गड़बड़ दिखाई दी, जैसे कि वीडियो में 9 mm की गोली चलाने पर भी लिंकन के हाथ पर कोई झटका नहीं दिखता और लिंकन के जाने के बाद कोई और आदमी फ्रेम में आता है। इसका मतलब ये है कि वीडियो को एडिट किया गया है। इसीलिए निक अपने एक दोस्त की मदद से वीडियो की सच्चाई पता लगाने की कोशिश करता है। तब उसके दोस्त ने बताया कि वीडियो में विजुअल एडिटिंग नहीं की गई, लेकिन ऑडियो में गड़बड़ है। अगर गोली पार्किंग में चलाई गई है तो शूट करने की आवाज में गूंज होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ, मतलब आवाज अलग जगह पर रिकॉर्ड की गई है। लेकिन ये सब प्रूव करने के लिए उन्हें ओरिजिनल वीडियो टेप की जरूरत होगी, वरना कोर्ट उसी वीडियो टेप को असली मानेगा। इसीलिए निक और वेरोनिका पार्किंग की ओरिजिनल टेप लेने नेशनल आर्चीव के ऑफिस जाते हैं। तब उन्हें पता चला कि रिकॉर्ड रूम में काफी ज्यादा पानी लीक हो गया था और इस वजह से वहाँ रखे सारे रिकॉर्ड खराब हो गए। उधर माइकल अपने प्लान पर काम करते हुए अपनी सेल से बाहर आता है और अपने टैटू के नक्शे को फॉलो करते हुए प्रिजन की छत की ओर जाता है। लेकिन ऊपर पहुंचते ही एक गार्ड वहाँ आ गया और माइकल के ठीक नीचे खड़ा होकर सिगरेट पीने लगा। माइकल छुपकर उसके ठीक ऊपर लटक जाता है। माइकल को लग रहा था कि अगर कुछ देर और गार्ड वहाँ से नहीं गया तो वो पक्का पकड़ा जाएगा, लेकिन कुछ देर बाद ही गार्ड वहाँ से चला गया। तब माइकल भी अपने सेल में वापस आ गया। सेल में वापस आने के बाद माइकल सुकरे को बताता है कि उसे ऊपर जाने का रास्ता मिल गया है। आगे जॉन अब्रूजी और उसके आदमी भी प्लान में जुट गए। वो जेल में छोटी सी भगदड़ मचा देते हैं। तभी उनकी भगदड़ को रोकने के लिए कुछ गार्ड वहाँ पहुंच गए और इस मौके का फायदा उठाकर जॉन एक गार्ड की चाबी की छाप सोप पर ले लेता है। आगे जॉन ने प्लास्टिक और चॉकलेट की मदद से डुप्लीकेट चाबी बना ली। उधर रात होने पर वार्डन अपने घर गया, लेकिन वहाँ पॉल और डैनी पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। वो लोग फिर से वार्डन पर दबाव डालते हैं और धमकी देते हैं कि अगर वो माइकल का ट्रांसफर नहीं करेगा तो वो उसके अतीत की सच्चाई उसकी वाइफ को बता देंगे कि उसका एक नाजायज बेटा था जिसका नाम विल क्लेटन था, जो अब मर चुका है। इसीलिए वार्डन मजबूरी में माइकल की इंजेक्टिव रिलीफ वाली एप्लीकेशन को फाड़ कर डस्टबिन में फेंक देता है। अगले दिन माइकल वार्डन के ऑफिस में ताजमहल का रेप्लिका कंप्लीट करने जाता है। तब माइकल वार्डन से उसके ऑफिस में रुकने कहता है, क्योंकि माइकल के मुताबिक वो रेप्लिका अभी गीला था, इसीलिए उसके सूखने तक माइकल को उसे पकड़ कर रखना होगा, वरना उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इसलिए वार्डन ने माइकल को अपने ऑफिस में रुकने की परमिशन दे दी। लेकिन कुछ ही देर बाद वार्डन के ऑफिस के सामने से कुछ कैदी गुजरते हैं, जिनमें से एक जॉन अब्रूजी भी था। वो बिना किसी को पता चले वार्डन के ऑफिस के लॉक को डुप्लीकेट चाबी से खोल देता है। तब माइकल किसी को बिना पता चले वार्डन के ऑफिस से बाहर आकर बाकी कैदियों में शामिल हो गया। लेकिन जब कैदी की गिनती होती है तो माइकल अपनी जगह पर नहीं मिलता। तब गार्ड अलार्म बजाते हैं और हर जगह माइकल की खोजबीन शुरू हो जाती है। तब वार्डन बेलिक को वॉकी टॉकी के जरिए बताता है कि माइकल उसके ऑफिस में है, लेकिन तभी एक गार्ड वार्डन के ऑफिस में झांकता है और उसे वहाँ भी कोई नहीं दिखता। तब हम माइकल को प्रिजन की छत पर देखते हैं, जहाँ से वो पुलिस की हर एक एक्टिविटी पर नजर रख रहा था। मतलब वो ये देखना चाहता था कि कैदी के गायब होने पर पुलिस कौन से रास्ते पर छानबीन करती
है और उसे पता चल गया कि भागते समय उन्हें कौन सा रास्ता इस्तेमाल करना चाहिए। उधर वार्डन को जैसे ही पता चला कि माइकल उसके ऑफिस में नहीं है, तब वो जल्दी से भागता हुआ अपने ऑफिस में आया, लेकिन तभी माइकल वार्डन के ऑफिस में मिलता है। माइकल कहता है कि वो ताजमहल के रेप्लिका के सूखने तक इंतजार कर रहा था, लेकिन बेलिक को शक हो जाता है, लेकिन वार्डन माइकल का सपोर्ट करता है और बताता है कि वो खुद भी वहां था। आगे वार्डन बताता है कि पेपर वर्क में हुई गलती के कारण माइकल का ट्रांसफर अब फिर से तय हो गया है। ये सुनते ही माइकल भड़क गया। उधर वेरोनिका और निक जब वापस अपने अपार्टमेंट में आए, तब वेरोनिका देखती है कि वह चोरी हो चुकी है और वीडियो फुटेज भी गायब है। तब वेरोनिका को निक पर शक होता है। वही दूसरी तरफ माइकल को ट्रांसफर के लिए तैयार किया जा रहा था। अब माइकल भी हार मान चुका होता है, इसीलिए वो बोल्ट और अपना कागज का एक डक वही छोड़कर चला जाता है। लेकिन तभी कहानी में ट्विस्ट आता है। वार्डन ने अचानक उसका ट्रांसफर कैंसिल कर दिया। वो माइकल के डायबिटीज होने का बहाना बनाता है और उसे वापस जेल में भेज देता है। बाहर पॉल और डैनी वार्डन को ये सब करते हुए देख रहे थे, लेकिन वार्डन को अब उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब वो अपने अतीत का सामना करने को तैयार था। आगे घर जाकर वार्डन अपनी वाइफ को अपने पास्ट के सारे सीक्रेट बता देता है। उधर पॉल अपने लेडी बॉस को कॉल करके माइकल के बारे में बताता है। तब उसकी बॉस बहुत नाराज होती है कि माइकल का ट्रांसफर रोक दिया गया था। फिर वो पॉल को ऑर्डर देती है कि लिंकन को जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाए। कहानी में आगे हम एक ऐसे आदमी को देखते हैं जो एक क्रिमिनल है और उसका एक साथी उसी जेल में बंद है। तभी पॉल और डैनी उस आदमी के पास गए और उसे धमकाया कि अगर उसने उनका बताया काम नहीं किया तो वो लोग उस आदमी को ड्रग के केस में फंसा देंगे और उसके परिवार के सामने उसे घसीटते हुए ले जाएंगे। ये सुनकर वो आदमी काफी डर गया और उनका काम करने के लिए मान गया। कुछ देर बाद वो आदमी अपने उसी साथी को जेल में कॉल करता है और उसे लिंकन के बारे में बताकर जान से मारने की सुपारी देता है। उधर वेरोनिका उस वीडियो टेप की चोरी और निक पर शक के चलते उससे मिलने से बच रही थी, और जब निक उससे बात करने के लिए उसके घर पहुंचा तो वेरोनिका उससे ठीक से बात नहीं करती और गुस्से में वहां से चली गई। वही दूसरी तरफ माइकल अपने टैटू में बने मैप के एक रास्ते से एक खास जगह पर पहुंच गया, जहां उसे आगे चलकर ड्रिलिंग करनी होगी। उधर सेल में सुकरे की हालत खराब होने लगी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि गार्ड सबके बेड चेक करने वाला है, लेकिन माइकल अपने सेल से गायब था। इसीलिए सुकरे माइकल के बेड पर तकियों को जमा कर उस पर ब्लैंकेट ढाक देता है, जिसे देखने पर ऐसा लग रहा था कि माइकल अपने बेड पर सो रहा है। कुछ देर बाद गार्ड चेक करने आता है और माइकल को आवाज लगाता है। तब सुकरे सोने का नाटक करने लगा, क्योंकि उसे पता था कि माइकल सेल में नहीं है। लेकिन तभी माइकल अपने चेहरे से ब्लैंकेट हटाता है और गार्ड को अपना चेहरा दिखाता है। मतलब वो गार्ड के वहां आने से पहले ही सेल में पहुंच गया था। गार्ड के वहां से जाने के बाद माइकल और सुकरे बात करते हैं। माइकल बताता है कि वो अपने शेड्यूल से काफी पीछे चल रहा है। सेल से बार बार अंदर बाहर जाने की वजह से काम समय पर पूरा नहीं हो पाएगा। इस बारे में बात करने के बाद दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि उन्हें जेल में लॉकडाउन करवाना होगा, ताकि उन्हें अनइंटरप्टेड टाइम मिल सके। इसीलिए माइकल सोचता है कि अगर वो किसी तरह एसी कैबिनेट सिस्टम को बंद कर दे तो ब्लॉक में काफी गर्मी बढ़ जाएगी और इससे बवाल मच जाएगा। अगली सुबह माइकल की मुलाकात डॉक्टर सारा से हुई। वो दोनों माइकल के पिता और लिंकन के बारे में बात करते हैं। तब डॉक्टर सारा कहती है कि अगर वो चाहे तो वो लिंकन और उसे एक ही शिफ्ट में रख सकती है, ताकि दोनों भाई एक दूसरे से मिल सके। सारा से मिलने के बाद माइकल एक कैदी से मिला, जिससे वो $100 देकर एक किचन इक्विपमेंट लेता है, जिसे वो बाद में ड्रिल करने के लिए इस्तेमाल करेगा। उधर टी बैग को उसके सोलिटरी कन्फाइनमेंट से बाहर लाया जाता है। तब वो अपने नए सेलमेट सेट को डरा धमकाकर उसे अपना लव पार्टनर बना लेता है। मतलब टी बैग एक होमोसेक्सुअल है। वही दूसरी तरफ माइकल अब अपने काम में लग गया। वो पूरे वेंटिलेशन सिस्टम को बंद करने में कामयाब हो जाता है। अब इस बीच जब वेरोनिका लिंकन से मिलने जेल में आई, तब वो देखती है कि निक पहले से जेल में पहुंचकर लिंकन से बात कर रहा था। तब वेरोनिका लिंकन को निक से कुछ भी शेयर करने से मना करती है। तब लिंकन वेरोनिका को शांत करता है और बताता है कि निक को कुछ अहम सबूत मिले हैं। तब निक बताता है कि जिस दिन सीडमैन का मर्डर हुआ था, तब किसी ने लिंकन को पार्किंग से बाहर आते हुए देखा था और उसी ने पुलिस को कॉल करके लिंकन के बारे में बताया था। लेकिन निक बताता है कि वो कॉल वॉशिंगटन डीसी से की गई, मतलब वो एक फेक कॉल था और उसी फेक कॉल की वजह से लिंकन को गिरफ्तार किया गया। तब लिंकन इस बात को सुनकर गुस्से में आग बबूला हो गया, क्योंकि ये बात साबित करती है कि उसे फंसाया गया है। निक कहता है कि उसे उस जगह की लोकेशन मिल चुकी है जहां से वो कॉल की गई थी, लेकिन वो चाहता है कि वेरोनिका उस पर भरोसा करके उसके साथ चले। उधर जेल के अंदर गर्मी बढ़ती जा रही थी और कैदी परेशान होने लगे थे। तब टी बैग गार्ड से जाकर गर्मी की कंप्लेन करता है, लेकिन गार्ड उस पर पानी फेंक कर उसे चुप करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से टी बैग के साथ ही गार्ड पर भड़क गए। उधर बेलिक इन्फर्मरी से बाहर आता है। तब डॉक्टर सारा गर्मी के बारे में उससे बात करती है और बताती है कि अगर वो कैदियों के हेल्थ इशू को नजरअंदाज करेगा तो उसकी नौकरी जा सकती है। वही दूसरी तरफ माइकल और सुकरे कैदियों के हंगामे का फायदा उठाकर अपनी सेल के दरवाजे पर चादर डालते हैं और अपने बनाए हुए रास्ते से बाहर निकलते हैं। उधर बेलिक और टी बैग में बहस हो गई। तब बेलिक बताता है कि टी बैग का जन्म उसके पिता द्वारा उसकी बहन से रेप करने की वजह से
हुआ था। ये सुनकर जेल का माहौल और ज्यादा बिगड़ने लगा। तब बेलिक को लगने लगा कि सिचुएशन उसके हाथ से निकल जाएगी, इसीलिए वो अपने टीम के साथ कंट्रोल रूम में चला गया। लेकिन एक गार्ड ने जल्दबाजी में चाबी वही छोड़ दी। टी बैग की गैंग उसका फायदा उठाकर ब्लॉक का दरवाजा खोल देते हैं और सभी कैदी सेल से बाहर निकलकर हंगामा करने लगे। इस हंगामे में सारा भी फंस गई। जब इन्फर्मरी का गार्ड बैकअप मंगवाने की कोशिश करता है तो ऑफिसर से जवाब आता है कि सभी रास्ते बंद है। तब सारे कैदी उस गार्ड को मारने की कोशिश करते हैं जो गार्ड सारा की सुरक्षा में तैनात था। लेकिन डॉक्टर सारा सूझबूझ से खुद को बचाते हुए एक सुरक्षित कमरे में खुद को बंद कर लेती है। वही दूसरी तरफ एक गार्ड लिंकन को अपने साथ उसके सेल में ले जा रहा था। तभी रास्ते में उन्हें टी बैग की गैंग ने घेर लिया। टी बैग लिंकन को अपने गैंग में शामिल होने कहता है, लेकिन लिंकन मना कर देता है। तभी नीचे से बाकी कैदी भी आ गए और लड़ाई शुरू हो गई। तब लिंकन गार्ड को बचाने के लिए उन कैदियों के साथ पूरी बहादुरी से मुकाबला करता है, लेकिन वो कुछ देर बाद घायल हो गया। उधर माइकल और सुखरे उसी जगह पर पहुंच गए जहां उन्हें ड्रिलिंग करनी थी। तब माइकल लाइट के जरिए सुखरे को एक दीवार पर डेविल फेस दिखाता है जो उसने खुद ड्रॉ किया था। माइकल बताता है कि उन्हें ड्रिल करते समय बहुत सावधानी बरतनी होगी क्योंकि दीवार में गैस की पाइपलाइन है और एक भी पाइपलाइन बस्ट हुई तो दोनों तुरंत ही राख बन जाएंगे। इस बीच टी बैग एक गार्ड को पकड़कर उसकी चाबी छीन लेता है, लेकिन गार्ड भागने की कोशिश करने लगा। तब टी बैग उसे पकड़कर माइकल के सेल के पास लेकर आया और बुरी तरह से पीटने लगा। तभी टी बैग को टॉयलेट के पीछे का रास्ता दिख गया और वो माइकल का एस्केप प्लान समझ गया। टी बैग ये बात चिल्लाकर सबको बताने ही वाला था, लेकिन तभी जॉन अब्रूजी आकर उसका मुंह बंद कर देता है। उधर डॉक्टर सारा जहां उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था, वहां सारे कैदी उस कमरे का कांच तोड़ने की कोशिश करने लगे। तभी एक कैदी कमरे के दरवाजे का कांच तोड़कर उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा। तब सारा अपना दिमाग चलाती है और उस कैदी के हाथ पर बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है, जिससे वो कैदी तुरंत ही बेहोश हो गया। वही दूसरी तरफ चार्ली लिंकन को बताता है कि माइकल उसे कहीं नजर नहीं आ रहा। तभी वो कैदी जिसने लिंकन को मारने की सुपारी ली थी वो लिंकन को बताता है कि वो माइकल को जानता है और उसे पता है कि माइकल इस समय कहाँ मिलेगा। इसीलिए लिंकन बिना कुछ सोचे समझे उस कैदी के साथ जाने लगा। उधर माइकल जब अपने सेल में वापस आता है तब वो देखता है कि उसके सेल में टी बैग और जॉन अब्रूजी के साथ एक गार्ड भी है। तब टी बैग कहता है कि गार्ड को माइकल के प्लान के बारे में पता चल गया, इसीलिए वो लोग उसे जिंदा नहीं छोड़ सकते। तब वो गार्ड जिसका नाम बॉब है वो टी बैग से अपनी जान की भीख मांगने लगा, इसीलिए जॉन और माइकल टी बैग को उसे मारने से मना करते हैं। तब माइकल को पता चला कि सारा की जान खतरे में है, इसीलिए वो सारा को बचाने निकल गया। लेकिन जाने से पहले वो टी बैग से कहता है कि गार्ड को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। इसके बाद माइकल अपने सेल से बाहर निकलकर अपने सीक्रेट रास्ते के थ्रू प्रिजन की छत पर पहुंच गया। तभी माइकल की नजर जेल की दूसरी बिल्डिंग की खिड़की पर गई जहां से सारा खुद को बचाने के लिए मदद मांग रही थी। माइकल छत पर चढ़कर डॉक्टर सारा को बचाने की कोशिश करने लगा। वो चारों तरफ का जायजा लेता है। तभी उसे वहां एक वेंटिलेशन डक्ट दिखाई दिया। माइकल बिना किसी देरी के उस डक्ट के अंदर चला गया। उधर जेल में मिलिट्री भी पहुंच गई थी। तब बेलिक कहता है कि उन्हें कुछ पुलिस वालों को अंदर भेजना चाहिए, लेकिन वार्डन बेलिक पर गुस्सा होता है और कहता है कि वो लोग ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये जेल के प्रोटोकॉल के खिलाफ है और उन्हें सभी नियम कानून को फॉलो करना होगा, वरना उन सबकी नौकरी मुसीबत में आ जाएगी। उधर जेल में हम जॉन अब्रूजी को देखते हैं जो अपने एक आदमी के जरिए बाहर के पुलिस वालों को अपना मैसेज पहुंचाने कहता है। तब वो आदमी जेल की खिड़की से पुलिस वालों का ध्यान अपनी तरफ और खींचता है और उन्हें बताता है कि बॉब नाम का एक गार्ड उनके कब्जे में है और अगर जेल का एयर सिस्टम जल्दी से जल्दी शुरू नहीं किया गया तो वो लोग बॉब को जान से मार देंगे। वही दूसरी तरफ हम डॉक्टर सारा को देखते हैं जो अब भी खिड़की से मदद मांग रही थी और बाकी कैदी बस उसके कमरे में घुसने ही वाले थे। उधर माइकल एयर डक्ट के जरिए सारा तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहा था। तभी हम गवर्नर को देखते हैं जो अपनी बेटी सारा के लिए वहां पहुंच गया। तब वार्डन बताता है कि वो लोग प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सिचुएशन को हैंडल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गवर्नर को उसकी बेटी सही सलामत चाहिए थी, इसीलिए वो सिचुएशन को अपने अंडर लेकर सारे मिलिट्री को जेल के अंदर जाने की परमिशन दे देता है। वही दूसरी तरफ सारा अब भी उस कमरे में मदद पहुंचने का वेट कर रही थी। तभी एक गार्ड को लाइटर मिल गया। तब सारे गार्ड मिलकर बहुत सारे पेपर को जलाते हैं और उस कमरे में जलते हुए पेपर डाल देते हैं ताकि धुएं से सारा का दम घुटने लगे और वो अपनी जान बचाने के लिए दरवाजा खोल दे। और होता भी ऐसा ही है। धुएं की वजह से सारा परेशान होने लगी, लेकिन तभी उस कमरे की डक से माइकल सारा को आवाज लगाता है और अपना हाथ देकर उसे ऊपर कमरे की डक में खींच लेता है। अगर सही समय पर माइकल वहां नहीं आता तो सारा की बैंड बजने वाली थी। खैर उन कैदियों ने सारा और माइकल को डक में जाते हुए देख लिया था, इसीलिए वो लोग उस डक का पीछा करने लगे। वही डक में कुछ दूर चलने के बाद माइकल सारा से बात करके उसका स्ट्रेस कम करने की कोशिश करने लगा। तब सारा उससे बातों बातों में पूछती है कि वो अपने सेल से इस डक के जरिए अस्पताल तक कैसे पहुंच गया। तब माइकल ने बताया कि जब उसे जेल के वर्कशॉप में काम करने की परमिशन मिली तब उसे डक को साफ करने का काम दिया गया था और इसीलिए वो इस रास्ते को अच्छी तरह जानता है। इसके बाद दोनों डक में आगे बढ़ते हैं और किसी दूसरे कमरे में निकलते हैं। तब माइकल अपना मूवमेंट बनाता है और सारा को किस करने
वाला होता है। तभी एक कैदी जो सारा के पीछे पड़ा था वो उस कमरे में पहुंच गया। वो माइकल से कहता है कि माइकल डॉक्टर के साथ अकेले मजे नहीं ले सकता, इसीलिए वो कैदी सारा के पास जाने लगा। तब माइकल ने उसे पीछे से पकड़ लिया और दोनों में हाथापाई होने लगी। लेकिन तभी दूसरा कैदी आकर माइकल पर कूद पड़ा और माइकल उन दोनों के सामने कमजोर पड़ने लगा। तभी सारा अपने पैर से एक कैदी पे पैर पर लात मारकर उसे घायल कर देती है। वही माइकल भी दूसरे कैदी को गिराने के बाद सारा को लेकर वहां से तुरंत भाग जाता है। दोनों भागते हुए एक ऐसी जगह पहुंचे जहां से सारा आराम से बाहर निकलकर अपनी जान बचा सकती है। लेकिन तभी सारा की नजर गन की लेजर पर गई जो सीधा माइकल पर आ रही थी। तब मिलिट्री के लोग माइकल पर निशाना लगाकर उसे शूट करने ही वाले थे। तभी माइकल सारा को जल्दी से बाहर जाने कहता है। इतनी देर में वो दोनों कैदी जिन्हें सारा और माइकल ने घायल कर दिया था वो लोग भी वहां उन्हें पकड़ने पहुंच गए। लेकिन तब तक सारा वहां से बाहर निकल गई और माइकल खुद को बचाने के लिए नीचे झुक गया। तभी सोल्जर की गोली माइकल के पीछे आ रहे कैदियों को लग गई और वो जगह पर ही मारा गया। उधर सारा वहां से बाहर निकलकर सीधा अपने पिता गवर्नर के पास सुरक्षित पहुंच गई। कहानी में आगे हम देखते हैं सुकरे माइकल के बनाए हुए डेविल की फोटो पर ड्रिल कर रहा था। तब अब्रूजी भी वहां पहुंच गया और दोनों मिलकर काम को खत्म करने में भिड़ गए। अब जैसे ही ड्रिल पूरी होती है तब सुकरे उस जगह को किसी भारी चीज से तोड़ने की कोशिश करता है और वो दीवार टूटते ही उन्हें वो रास्ता दिख गया जिसका इस्तेमाल करके वो लोग जेल से बाहर जा सकते हैं। ये देखकर दोनों काफी खुश होते हैं। उधर लिंकन का बेटा एलजे अपने घर में बैठकर टीवी में न्यूज देख रहा था जिसमें जेल में चल रहे हड़कंप के बारे में दिखाया जा रहा था। तभी वह लिंकन के एक्स वाइफ अपने नए हस्बैंड के साथ आई और अपने बेटे को वो न्यूज बंद करने कहा क्योंकि उसके नए हस्बैंड को लिंकन से जुड़ी कोई भी बातें अच्छी नहीं लगती। लेकिन ये देखकर एलजे अपनी माँ पर गुस्सा करने लगा और देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि एलजे का स्टेप फादर उसे एक थप्पड़ मार देता है। तब उसकी माँ एलजे को वहां से जाने कहती है। कहानी में आगे हम वेरोनिका और निक को देखते हैं जो वॉशिंगटन डीसी पहुंच गए थे। वहां पहुंचने पर उन्हें पता चला कि लिंकन को फंसाने के लिए जो फेक कॉल आया था वो वहां के किसी लोकल फोन बूथ से किया गया था। लेकिन तभी वेरोनिका की नजर फेडरल कमीशन की बिल्डिंग पर गई और थोड़ी छानबीन करने पर उन्हें ये भी पता चल गया कि उसी बिल्डिंग में वाइस प्रेसिडेंट के भाई सीडमैन के नाम से एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन है। वेरोनिका और निक उस फोन बूथ के पास खड़े होकर बात कर ही रहे थे कि इतने में फोन की रिंग बजी। वेरोनिका कॉल रिसीव करती है। तब एक आदमी उन्हें धमकाते हुए कहता है कि अगर उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन बंद नहीं की तो बहुत जल्द उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। उधर जेल में लिंकन अब भी अपने भाई माइकल को ढूंढ रहा था। तभी अकेले में जाने के बाद वो कैदी जिसने लिंकन को मारने की सुपारी ली थी वो उस पर हमला कर देता है। कुछ देर दोनों के बीच मारपीट होती है और लिंकन किसी तरह उस कैदी से अपनी जान बचा लेता है। लेकिन वो कैदी तब भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। लेकिन कुछ दूर लड़ने के बाद उस कैदी का पैर फिसल गया और वो ऊपर से नीचे गिर गया। तब लिंकन कैदी के पास आकर उससे पूछताछ करने लगा कि उसे किसने सुपारी दी थी। लेकिन वो कैदी लिंकन को कुछ नहीं बताता। इसीलिए लिंकन उससे ज्यादा पूछताछ किए बिना अपने भाई माइकल को ढूंढने निकल गया। आगे लिंकन माइकल के सेल में पहुंचता है। तभी उसे वहां टी बैग दिखाई दिया। उसे देखकर लिंकन को लग रहा था कि टी बैग ने उसके भाई के साथ कुछ गड़बड़ की है, इसीलिए वो उसे मारने की कोशिश करता है। तभी टी बैग कहता है कि वो भी उनकी टीम का हिस्सा है। तभी लिंकन की नजर उस गार्ड बॉब पर गई। इतने में खुफिया रास्ते से सुकरे भी सेल में पहुंच गया। तब लिंकन उसे पकड़ लेता है और माइकल के बारे में पूछता है। लेकिन तभी लिंकन की नजर अपने भाई माइकल पर गई जो अपने सेल की तरफ आ रहा था। तब लिंकन जल्दी से माइकल के पास जाकर उसे गले लगा लेता है। इसके बाद दोनों भाई माइकल के सेल में आते हैं। तब टी बैग उन्हें समझाता है कि उस ऑफिसर बॉब को उनके एस्केप प्लान के बारे में सब कुछ पता चल चुका है, इसीलिए वो लोग उसे ऐसे जाने नहीं दे सकते। लेकिन सब लोग टी बैग के इस फैसले के खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि टी बैग उस गार्ड को मार दे क्योंकि इससे उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबतें खड़ी हो सकती है। इसीलिए वो लोग ऑफिसर बॉब को वहां से जाने देते हैं। लेकिन ऑफिसर के वहां से जाने से पहले जॉन अब्रूजी उसे धमकी देता है कि अगर ऑफिसर ने उनके प्लान के बारे में किसी को भी कुछ भी बताया तब जॉन उसकी पूरी फैमिली को जान से मार देगा। लेकिन इतनी देर में टी बैग किसी दूसरे कैदी के सेल में छुप गया और जैसे ही ऑफिसर माइकल के सेल से निकलकर जाने लगा तब टी बैग ने उसके पीछे से आकर ऑफिसर को चाकू मार दिया और उसे ऊपर से नीचे फेंक दिया। उधर सारा जब बाहर निकलकर चैन की सांस ले रही थी तब उसे एक ऑफिसर से पता चला कि जेल के रूल के हिसाब से किसी भी कैदी को एयर डक्ट की सफाई करने का काम नहीं दिया गया था। तब सारा समझ गई कि माइकल ने उससे झूठ बोला है और वो जेल में कुछ बड़ा कांड करने वाला है। आगे कहानी में हम माइकल की वॉइस ओवर सुनते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि 17 दिन बाद उसके भाई लिंकन को इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठा दिया जाएगा और 50,000 वोल्ट का करंट उसके शरीर में दौड़ जाएगा और ये मौत उसे ऐसे क्राइम के लिए मिलेगी जो उसने कभी किया ही नहीं। माइकल बताता है कि उसने फॉक्स रिवर प्रिजन में 3 हफ्ते बिता दिए और इन 3 हफ्तों में उसने जेल से बाहर निकलने का प्लान बनाया है। वॉइस ओवर में हमें ये भी पता चलता है कि माइकल अपने सेल से बाहर निकलेगा और सीवर लाइन का इस्तेमाल करके वो लोग भाग जाएंगे। आगे माइकल अपने टीम के सभी लोगों को समझाता है कि उन्हें जेल को यूएस के नक्शे की तरह देखना होगा जिसमें उनका सेल एक रास्ता है, अस्पताल
अस्पताल उनका एग्जिट पॉइंट है, जिसे वो कैलिफोर्निया के नाम से बुलाएंगे। जेल के नीचे जो पाइप जुड़े हैं वो लोग उन्हें फ्लाइंग रूट नाम देते हैं। तब सुक्रे बताता है कि उनके पास दिन के बदले रात में ज्यादा समय होगा, इसीलिए वो लोग खुदाई का काम रात में करेंगे। तब जॉन कहता है कि उनका रास्ता माइकल के भाई के सेल से बहुत दूर है, मतलब वो लोग आराम से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन लिंकन को उसके सेल से बाहर निकालना जोखिम भरा होगा क्योंकि उसे सुरक्षा में रखा गया था। तब माइकल बताता है कि वो लोग दूसरी बिल्डिंग जिसका नाम सेंट लुइस है उससे होते हुए जाएंगे, क्योंकि वो बिल्डिंग जेल के सभी रास्तों से जुड़ी हुई है। लेकिन उसके लिए उन्हें सबसे पहले उस बिल्डिंग में कोई काम ढूंढना होगा ताकि वो लोग वहां से लिंकन की सेल का रास्ता पता कर सके, क्योंकि उसी बिल्डिंग से जेल की इन्फर्मरी का रास्ता बना हुआ है और वो लोग लिंकन को लेकर इन्फर्मरी के जरिए जेल से बाहर निकल जाएंगे। वो सभी लोग वहां बैठकर अपना प्लान बना रहे थे। तभी वहां टी बैग आ जाता है और सबको बताता है कि उसे भी लूप में रखा जाए, लेकिन बाकी सब उसे इग्नोर करके वहां से चले गए, क्योंकि उसे लाख समझाने के बाद भी उसने एक पुलिस वाले की जान ले ली। वही दूसरी तरफ हम वार्डन के ऑफिस में उस पुलिस ऑफिसर बॉब की वाइफ को देखते हैं जिसे टी बैग ने जान से मार दिया। वार्डन और बेलिक बॉब की वाइफ को समझाने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद बेलिक बॉब की वाइफ को गेट तक छोड़ने गया, लेकिन तभी वार्डन बेलिक को अपने पास बुलाकर कहता है कि उसे जल्द से जल्द बॉब के हत्यारों को ढूंढना होगा, चाहे इसके लिए बेलिक को जेल के कितने ही प्रोटोकॉल तोड़ना क्यों ना पड़े। वही दूसरी तरफ हम वेरोनिका और निक को देखते हैं जो अपने घर वापस आ गए थे, क्योंकि वेरोनिका उस धमकी भरे कॉल से डर गई थी। तभी निक उसे समझाता है कि वो लोग बस उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं और इससे ज्यादा उनके साथ कुछ नहीं होने वाला। तभी वहाँ वेरोनिका का पड़ोसी लूजियन आता है और तीनों मिलकर वेरोनिका के घर की तरफ जाने लगे, लेकिन जैसे ही लूजियन ने वेरोनिका के घर का दरवाजा खोला तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ जिससे बेचारा लूजियन मारा गया। कुछ देर बाद हम पॉल और डैनी को देखते हैं जो वेरोनिका के घर के पास आए थे। तब वो लोग लूजियन की बॉडी को ले जाते हुए देखते हैं और उन्हें ये गलतफहमी हो गई कि वेरोनिका और निक उस ब्लास्ट में मारे गए। तब पॉल ये न्यूज अपनी लेडी बॉस को बताता है। वही दूसरी तरफ जेल में जॉन ब्रूजी माइकल को सेंट लुइस बिल्डिंग के बारे में बताता है कि कुछ साल पहले उस बिल्डिंग में आग लग गई थी, जिसके बाद बिल्डिंग की मरम्मत का काम जॉन ब्रूजी और उसके आदमियों को मिला था। जॉन बताता है कि पूरे प्रिजन में वो एक लौती ऐसी बिल्डिंग है जहाँ जेल के गार्ड ना के बराबर आते हैं, मतलब अगर वो लोग एक बार काम करने के बहाने बिल्डिंग में घुस गए तो वो अपना प्लान आराम से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तब उनके पास टी बैग आता है और उन्हें धमकाते हुए कहता है कि अगर उसे उनके प्लान से बाहर निकाला गया तो वो उनके प्लान के बारे में सबको बता देगा, जिसके बाद उनका जेल से भागना नामुमकिन होगा। आगे वो लोग वर्कर के कपड़े पहनकर उस बिल्डिंग में काम करने के बहाने गए। तब वो लोग देखते हैं कि उस बिल्डिंग के प्रोटोकॉल बदल दिए गए थे, क्योंकि अब वहाँ बहुत सारे गार्ड तैनात थे और वो गार्ड उन्हें वहाँ से भगा देते हैं। लेकिन माइकल को अपना प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए उसी बिल्डिंग के जरिए वहाँ से निकलना होगा और उनके बाहर निकलने का वही एकमात्र रास्ता है। तभी लिंकन का ध्यान चार्ली पर गया जो उसी बिल्डिंग से निकल रहा था। लिंकन सबको बताता है कि बस चार्ली ही है जो उस बिल्डिंग के अंदर जा सकता है, क्योंकि उसके अच्छे बिहेवियर की वजह से वहाँ के गार्ड से चार्ली की जान पहचान है और वो उन गार्ड्स के सभी काम करता है, इसीलिए गार्ड सिर्फ उसे ही बिल्डिंग में आने की परमिशन देते हैं। इसीलिए माइकल इस बारे में चार्ली से बात करने पहुंच गया और उसे प्लान के बारे में बताया, लेकिन चार्ली उनके प्लान में शामिल होने से मना कर देता है, क्योंकि चार्ली को लग रहा था कि उसके अच्छे बिहेवियर की वजह से उसे जल्दी ही रिहा कर दिया जाएगा। मतलब चार्ली ने माइकल की मदद करने से मना कर दिया। तब रात होने पर सुकरे माइकल को बताता है कि अगर किसी तरह उस बिल्डिंग में फिर से आग लग जाए तो उन्हें बिल्डिंग की मरम्मत के लिए वहाँ काम मिल सकता है। साथ ही सुकरे बिल्डिंग में आग लगाने का तरीका भी बताता है। माइकल को सुकरे का ये आइडिया काफी पसंद आया, लेकिन वो लोग ये काम बिना चार्ली के नहीं कर सकते, क्योंकि बिल्डिंग में आग लगाने के लिए भी चार्ली ही उस बिल्डिंग में जा सकता है। तब सुकरे कहता है कि हर इंसान को कभी न कभी किसी चीज की जरूरत पड़ती है, ठीक वैसे ही चार्ली की भी कोई कमजोरी होगी। उधर हम वेरोनिका और निक को देखते हैं। धमाके की वजह से दोनों घायल थे और वेरोनिका काफी ज्यादा डरी हुई थी, इसीलिए वो निक को पुलिस की मदद लेने कहती है। तब निक समझाता है कि वो सीक्रेट सर्विस एजेंट के नजरों में आ चुके हैं, लेकिन अगर वो लोग पुलिस के पास जाएंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि दोनों जिंदा है और शायद उन पर फिर से जानलेवा हमला हो और अगली बार शायद वो लोग उनके हमले से बच ना पाए। उधर जेल में लिंकन से मिलने एक रिपोर्टर आई और कहा कि लिंकन खुद को बचाने की कोशिश करना बंद कर दे, वरना वो इस केस में और ज्यादा फंसता चला जाएगा। तब लिंकन बताता है कि उसके कुछ खास लोग हैं जो अब भी उसकी मदद कर रहे हैं और उसे उम्मीद है वो इस केस से बाहर निकल जाएगा। तब रिपोर्टर कहती है कि अगर लिंकन ने अपना गुनाह कबूल नहीं किया तो उसके बेटे की जिंदगी खतरे में आ जाएगी। ये सुनते ही लिंकन भड़क गया। तब गार्ड उसे पकड़कर लेकर चले गए और वो रिपोर्टर भी वहाँ से निकल गई। आगे हम एलजे को देखते हैं जो अपने घर पर था। तभी उसके घर पर डैनी आता है और उसे बातों में उलझाकर घर के अंदर इंटर कर लेता है, लेकिन एलजे डैनी से उसकी आईडी मांगता है। इतने में ही उसकी माँ भी घर में आ गई। तब डैनी ने अपनी गन निकालकर एलजे पर तान दी। ये देखकर एलजे की माँ घबरा गई, लेकिन तभी एलजे किसी चीज को डैनी की तरफ फेंकता है जिससे डैनी का ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो गया और इस मौके का फायदा उठाकर एलजे घर से किसी तरह बाहर निकल गया। लेकिन
तभी उसके सामने पॉल आकर खड़ा हो जाता है। इसीलिए एलजे अपने मोबाइल से 911 पर कॉल करने की कोशिश करता है। तब पॉल उसे गन दिखाकर धमकाता है कि उसके कॉल लगाने से पहले एलजे उसकी गोली का शिकार बन जाएगा। लेकिन तभी पॉल के पीछे से एलजे के स्टेप फादर आकर उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन बदकिस्मती से पॉल ने उसे शूट कर दिया। वही घर के अंदर एलजे की माँ जब पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है तब डैनी उसे भी शूट कर देता है और इस तरह एलजे की माँ और उसके स्टेप फादर मारे गए। लेकिन इस बीच एलजे वहां से भाग निकला। तब पॉल एलजे के मोबाइल पर कॉल करता है और बताता है कि उसके फिंगरप्रिंट घर में हर जगह फैले हुए हैं, जिसका फायदा उठाकर पॉल एलजे को अपनी माँ बाप के मौत के इल्जाम में फंसा सकता है। ये सुनते ही एलजे परेशान हो गया और फोन कट कर दिया। तब पॉल एलजे के फिंगरप्रिंट को गन और क्राइम सीन पर हर जगह छाप देता है। वही दूसरी तरफ बेलिक चार्ली के सेल में जाकर उसे अपनी बातों में उलझाता है और हिसाब से बॉब के कातिलों के बारे में पूछता है। लेकिन चार्ली उसे बताने से मना कर देता है क्योंकि उसे पता था अगर उसने टी बैग के बारे में बताया तो उसका भी बॉब जैसा हाल होगा। तब बेलिक गुस्से में चार्ली की बिल्ली को प्यार करता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन वार्डन ने लिंकन को उसके बेटे एलजे के बारे में बताया कि पुलिस उसे अपने माँ बाप के कत्ल के इल्जाम में ढूंढ रही है। तब लिंकन वार्डन को समझाने की कोशिश करता है और अपने बेटे से एक बार कॉल पर बात करने की रिक्वेस्ट करता है। लेकिन वार्डन हेनरी लिंकन की कोई बात नहीं सुनता और उसे अपने सेल में वापस भेज देता है। वही दूसरी तरफ चार्ली दिन भर का काम निपटा कर जब अपने सेल में पहुंचा तब उसे अपने बेड पर उसकी बिल्ली की लाश मिली। चार्ली बिल्ली की लाश को अपने हाथ में उठाकर रोने लगा। वो समझ गया था कि उसकी बिल्ली को ऑफिसर बेलिक ने ही मारा है। अगले दिन चार्ली सेंट लुइस बिल्डिंग में जाकर बेलिक के ब्लॉक से उसकी सिगरेट और लाइटर निकालता है। चार्ली को देखकर लग रहा था कि वो उस बिल्डिंग में कुछ बड़ा करने वाला है। उधर लिंकन कहता है कि माइकल अपने प्लान में कामयाब नहीं हो सकता, इसीलिए उसे लिंकन को छोड़कर जेल से बाहर निकलना होगा और उसके बेटे एलजे की मदद करनी होगी। लेकिन तभी वहाँ गार्ड आ जाता है और उन्हें चुपचाप काम करने कहता है। तभी चार्ली का कांड सामने आया क्योंकि सेंट लुइस बिल्डिंग से काफी सारा धुआं निकल रहा था। मतलब माइकल ने पहले जब चार्ली को उस बिल्डिंग में आग लगाने को कहा था, लेकिन उस समय चार्ली ने उसकी मदद करने से मना कर दिया था। लेकिन उसकी बिल्ली के मरने के बाद चार्ली ने माइकल के प्लान को अंजाम दे दिया और बिल्डिंग में आग लगा दी। अगले दिन बेलिक माइकल और उसकी पूरी टीम को उस बिल्डिंग के एक कमरे में लेकर आया जहाँ आग लगी थी। बेलिक उन्हें कमरे की मरम्मत के काम पर लगाकर वहाँ से चला गया और यही माइकल का प्लान था कि किसी तरह वो लोग उस बिल्डिंग में घुस जाए। बेलिक के जाते ही वो लोग अपने प्लान को अंजाम देना शुरू कर देते हैं और वहाँ खुदाई करने लगते हैं। वही दूसरी तरफ पॉल और डैनी से बचने के लिए निक वेरोनिका को अपने पिता के एक पुराने और सीक्रेट घर में लेकर आया ताकि वो लोग वहाँ आराम से अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा सके। आगे हम एलजे को देखते हैं जो खुद की जान बचाने के लिए कहीं छुपा हुआ था और अपने मोबाइल को चेक कर रहा था। तब हमें पता चला कि जब पॉल उसके सामने आकर खड़ा हुआ था तब एलजे ने चुपके से अपने मोबाइल में पॉल की फोटो ले ली थी। वही हम पॉल और डैनी को देखते हैं जो अपनी लेडी बॉस के पास जाकर एलजे के बारे में बताते हैं और यहाँ हमें पहली बार उनकी बॉस का चेहरा दिखाया जाता है। और यहाँ आता है एक सबसे बड़ा ट्विस्ट क्योंकि वो लेडी और कोई नहीं बल्कि खुद अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कैरोलाइन है जिसने अपने ही भाई को मरवा कर उसका सारा इल्जाम लिंकन पर डाल दिया और इसी वजह से बेचारा लिंकन अब जेल में मरने वाला है। कहानी में आगे हम माइकल को जेल के बाथरूम में नहाते हुए देखते हैं। तभी उसके पास टी बैग का बॉयफ्रेंड सेथ आता है और टी बैग से छुटकारा पाने के लिए मदद मांगता है। लेकिन तभी वह टी बैग भी पहुंच गया और उसे देखकर सेथ वहां से चला गया। टी बैग कहता है कि अगर माइकल उसके और सेथ के बीच में आने की कोशिश करेगा तो टी बैग उसका एस्केप प्लान खराब कर देगा। माइकल किसी भी हाल में अपने प्लान को फेल होते नहीं देख सकता था, इसीलिए वो टी बैग से प्रॉमिस करता है कि वो सेथ की मदद नहीं करेगा। टी बैग के वहां से जाने के बाद सेथ फिर से माइकल के पास आकर मदद मांगने लगा क्योंकि वो अब टी बैग से काफी तंग आ चुका था। लेकिन माइकल चाहकर भी सेथ की मदद नहीं कर सकता था, इसीलिए वो बिना कुछ कहे वहां से चला गया। आगे हम लिंकन को देखते हैं जो वार्डन के ऑफिस में जाकर अपने बेटे के लिए मदद मांगता है। तब वार्डन कहता है वो इसमें लिंकन की कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि उसका बेटा एक क्रिमिनल है और वो कानून के खिलाफ नहीं जाएगा। तब लिंकन निराश होकर वहां से चला गया। वही दूसरी तरफ माइकल जब सेंट लुइस बिल्डिंग में काम करने जाता है तभी ऑफिसर बेलिक वहां आकर सबको भाषण देता है और उन्हें जल्दी से जल्दी काम खत्म करने कहता है। लेकिन बेलिक के जाते ही वो लोग मरम्मत का काम छोड़कर खुदाई का काम शुरू कर देते हैं। लेकिन अब सवाल ये था कि खुदाई करने के बाद जो मलबा निकलेगा उसका क्या करना है। लेकिन उन लोगों ने इसका भी जुगाड़ कर लिया था। वो लोग सारे मलबे को अपने जेब में भरकर जेल के ग्राउंड में थोड़ा थोड़ा करके फैला देते हैं जिससे किसी को पता नहीं चलता। लेकिन सी नोट ने उस मलबे को पकड़ लिया और उसे माइकल और उसकी टीम पर शक होने लगा। अब माइकल और सुकरे काम खत्म करके जैसे ही अपने ब्लॉक में आए तब सेठ उनके सामने ही खुद को फांसी लगाकर सुसाइड कर लेता है क्योंकि वो टी बैग से काफी ज्यादा परेशान हो चुका था और कोई उसकी मदद करने तैयार नहीं था, इसीलिए उसने इस रास्ते को चुना और खुद को खत्म कर लिया। ये देखकर माइकल को बहुत बड़ा झटका लगा क्योंकि माइकल उसकी मदद करना तो चाहता था लेकिन वो भी मजबूर था। तभी हम डेविड नाम के एक नए कैदी को देखते हैं
जो सी नोट के पास जाकर उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन सी नोट उसे घास नहीं डालता और वहां से चला जाता है। तभी टी बैग की नजर डेविड पर पड़ी और वो डेविड को अपना अगला शिकार बनाने की सोचने लगा। कहानी में आगे हम देखते हैं माइकल और उसकी टीम जब सेंट लुइस बिल्डिंग में अपना काम कर रहे थे, तभी सुकरे जल्दी से वहां आकर एक ऑफिसर के आने की खबर देता है। तब वो लोग उस गड्ढे को ढकने के लिए उस पर एक कपड़ा रखकर उसके ऊपर टेबल रख देते हैं। कुछ देर बाद वहां ऑफिसर आया और उन सबको कमरे से बाहर निकाल दिया। तब हमें पता चला कि वो ऑफिसर वार्डन की सेक्रेटरी को लेकर उस कमरे में आया था ताकि वो लोग मजे कर सके। लेकिन माइकल और लिंकन को इस बात की फिक्र होने लगी कि कहीं उस ऑफिसर को कमरे में बने गड्ढे के बारे में पता न चल जाए। लेकिन यामाकाटा करने के बाद वो ऑफिसर और सेक्रेटरी वहां से बाहर निकल गए, मतलब उन्हें कुछ नहीं पता चला। उधर माइकल का झूठ पकड़े जाने के बाद डॉक्टर सारा माइकल के बारे में छानबीन करने लगी। सारा पता लगाती है कि माइकल की मेडिसिन के लिए पैसे कहां से आ रहे हैं। तब उसे पता चला कि माइकल को मेडिसिन के फंड डायबिटीज होने की वजह से नहीं बल्कि किसी साइकेट्रिक क्लिनिक से आ रहे हैं। कहानी में आगे हम लिंकन को देखते हैं जो अपने सेल में अपने बेटे के लिए परेशान हो रहा था। तभी एक ऑफिसर उसे खाना देने आया। तब लिंकन उससे अपने बेटे की मदद करने कहता है, लेकिन वो ऑफिसर नहीं मानता। इसीलिए लिंकन उससे कहता है कि वो ऑफिसर भी एक पिता होगा और अपने बच्चे को तकलीफ में नहीं देख सकता। तब ऑफिसर को लिंकन पर दया आ गई और उस ऑफिसर ने लिंकन को अपना मोबाइल इस्तेमाल करने दे दिया। अब लिंकन तुरंत अपने बेटे एलजे को कॉल लगाता है और उसे वेरोनिका से मदद लेने कहता है। तब एलजे बताता है कि काफी समय से वेरोनिका का फोन बंद है। फिर लिंकन एलजे को निक के बारे में बताता है और उसे कॉल करने कहता है। अब एलजे अपने पिता से कॉल पर बात कर ही रहा था, तभी उसकी कॉल ट्रेस करते हुए पॉल और डैनी भी वहां पहुंच गए। लेकिन एलजे ने उन्हें देख लिया था, इसीलिए वो अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगा और एक कार के नीचे छुप गया। लेकिन पॉल ने उसे छुपते हुए देख लिया था, इसीलिए वो उस कार के पास जाकर अपनी गन निकालता है और उसे डराने की कोशिश करता है ताकि एलजे खुद कार के नीचे से बाहर आ जाए। लेकिन एलजे ने भी अपना दिमाग चलाया और बाकी कार के नीचे से छुपते हुए वहां से निकल गया। वही दूसरी तरफ हम वेरोनिका और निक को देखते हैं जो वाइस प्रेसिडेंट के भाई सीडमैन की वाइफ से मिले और उन्हें पता चला कि गवर्नमेंट के बहुत सारे लोग सीडमैन की दौलत के पीछे पड़े थे और उनमें से किसी एक ने सीडमैन को जान से मारा है। वही दूसरी तरफ हम डॉक्टर सारा को देखते हैं जो अपनी छानबीन करते हुए उस साइकेट्रिक के क्लिनिक पर पहुंच गई। तब वो साइकेट्रिक बताता है कि माइकल को लो टेनेंट इनहेबिटेशन नाम की एक बीमारी है और ऐसे लोग आम नहीं होते। इस बीमारी के मरीजों का चीजों को देखने का तरीका आम लोगों से बिल्कुल अलग होता है। साइकेट्रिक बताता है कि जैसे आम लोग एक लैंप को देखते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि उसमें से रोशनी आ रही है, लेकिन माइकल जैसे लोग सिर्फ लैंप को नहीं बल्कि उसके अंदर के बल्ब, उनका फ्लेम और उनके अंदर जितने नट बोल्ट लगे हैं उन्हें वो भी पता चल जाता है। ऐसे लोगों का IQ लेवल इतना बढ़ जाता है कि वो लोग किसी भी चीज को छूकर उसके बारे में जान लेते हैं। और माइकल इस बीमारी के साथ हाई IQ लेकर पैदा हुआ है, मतलब इस बीमारी की वजह से माइकल एक जीनियस बन चुका है। सेक्रेटरी ये भी बताता है कि माइकल के माँ बाप बचपन में ही मर गए थे, लेकिन वो अपने माँ बाप को खोने के गम में डूबने की बजाय ऐसे लोगों की मदद करने लगा जो लाइफ में कुछ खास नहीं कर सके। ये सुनकर सारा के चेहरे पर एक स्माइल आ गई क्योंकि वो भी माइकल को पसंद करने लगी थी। वही दूसरी तरफ हम नए कैदी डेविड को अपने सेल में रोता हुआ देखते हैं क्योंकि टी बैग ने उसे अपना शिकार बना लिया था, लेकिन माइकल डेविड को रोते हुए देख रहा था। वही दूसरी तरफ हम वेरोनिका और निक को देखते हैं जो अब भी उस घर में छुपे हुए हैं। तब निक को एलजे का मैसेज मिलता है। मैसेज मिलने के बाद वेरोनिका निक के मोबाइल से एलजे को कॉल करती है। तब एलजे अपनी आप बीती वेरोनिका को बताने लगा, लेकिन पॉल और डैनी ने फिर से उसका फोन ट्रेस कर लिया और एलजे के लोकेशन पर पहुंच गए। लेकिन उन्होंने एलजे का फोन टेप कर रखा था जिससे उन्हें ये पता चल गया कि वेरोनिका अब भी जिंदा है। अब वेरोनिका एलजे को कॉल पर एक एड्रेस पर पहुंचने कहती है जहां वो उससे मिलेगी, लेकिन कॉल काटने के तुरंत बाद ही वेरोनिका एलजे के मोबाइल पर किसी और जगह का एड्रेस सेंड करती है क्योंकि उसे पता था कि पॉल ने एलजे का फोन टेप किया होगा और उसने कॉल पर पहले बताए गए एड्रेस के बारे में सुन लिया होगा। आगे एलजे पहले बताए गए एड्रेस की बस के पास गया और एक बैग में अपना मोबाइल फोन रख दिया। फिर वो मैसेज किए हुए एड्रेस पर जाने वाली बस में बैठ गया। वही दूसरी तरफ पॉल एलजे के फोन को ट्रेस करते हुए गलत बस का पीछा करने लगा और बस में जाने के बाद उन्हें पता चला कि उनका पोपट बन गया। वही दूसरी तरफ एलजे मैसेज में बताए गए एड्रेस पर पहुंच गया जहां उसे वेरोनिका मिल गई और अब वो सेफ महसूस करने लगा। उधर जेल में सारा माइकल से मिली और उसे बताया कि उसने माइकल के बारे में सब कुछ पता कर लिया और सब कुछ जानने के बाद वो माइकल की मदद करना चाहती है, लेकिन माइकल सारा की मदद लेने से मना कर देता है। इसके बाद माइकल जब काम करने उस बिल्डिंग में गया तब वो एक रॉड उठाकर टी बैग के पैर पर जोर से मार देता है जिससे टी बैग जमीन पर गिर गया। फिर माइकल टी बैग को समझाता है कि अब से वो डेविड को परेशान नहीं करेगा। तब टी बैग ऑफिसर को आवाज देने लगा ताकि वो माइकल का प्लान ऑफिसर को बता सके। तब माइकल टी बैग को समझाता है कि जिस तरह बाकी लोग जेल से बाहर निकलना चाहते हैं ठीक उसी तरह टी बैग भी जेल से बाहर निकलना चाहता है और उसके पास इतनी हिम्मत नहीं कि वो अपने बाहर जाने के सभी रास्ते बंद कर दे। अब टी बैग भी समझ गया था कि अगर उसने चालाकी
चालाकी दिखाई तो उसे सारी जिंदगी जेल में ही सड़ना होगा, इसीलिए वो माइकल को कुछ नहीं कहता। तभी वहाँ बेलिक आता है और जॉन अब्रूजी को अपने साथ बाहर ले जाता है। बाहर जाने के बाद बेलिक जॉन से अपनी मंथली फीस मांगता है, जिसके बदले उसने जॉन को अब तक वर्कशॉप में लीडर बनाकर रखा था। लेकिन जॉन के साथी फेलिक्स ने पहले ही उसके सभी अकाउंट सीज करवा दिए थे, क्योंकि जॉन ने अब तक फिबोनाची का पता नहीं लगाया था। इसीलिए अब जॉन के पास बेलिक को देने के लिए कुछ नहीं था। तब बेलिक जॉन से कहता है कि अब उसका टाइम खत्म हो गया है। इतना बोलकर बेलिक वहाँ से चला गया। लेकिन अगले दिन बेलिक वर्कशॉप की नई टीम बनाता है और जॉन के एक दुश्मन को उस टीम का लीडर बना देता है और उन्हें उस बिल्डिंग में काम करने भी भेज देता है। मतलब अब माइकल और उसकी टीम उस बिल्डिंग में दोबारा काम करने नहीं जा सकती। कहानी में आगे हम माइकल के नए टैटू को देखते हैं। उस टैटू में कुछ नंबर लिखे थे, जिनका क्या मतलब है ये हमें आगे पता चलेगा। वही दूसरी तरफ हम जॉन अब्रूजी को अकेले ही ताश खेलते हुए देखते हैं, क्योंकि अब उसके हाथ से वर्कशॉप की लीडरशिप चली गई थी। इसीलिए वो वर्कशॉप की लीडरशिप के लिए फिर से एक बार बेलिक से बात करता है। तब बेलिक बताता है कि वो प्रिजन में बस सैलरी के लिए काम नहीं करता, क्योंकि उसे अपना घर बनाना है और वो सैलरी के पैसों से बनना लगभग नामुमकिन है। इसीलिए उसे जहाँ से पैसे मिलेंगे वो उन्हीं की मदद करेगा। इतना बोलकर बेलिक वहाँ से चला गया। इसीलिए जॉन माइकल के पास आकर कहता है कि अगर उसने फिबोनाची के बारे में नहीं बताया तो फेलिक्स उसके अकाउंट रिलीज नहीं करेगा और वो बेलिक को पैसे नहीं दे पाएगा, और इस वजह से वो लोग उस बिल्डिंग में दोबारा एंट्री नहीं कर पाएंगे और उन्हें अपना एस्केप प्लान बीच में ही बंद करना होगा। लेकिन माइकल को जॉन पर जरा भी भरोसा नहीं था, इसीलिए वो जॉन को फिबोनाची के बारे में कुछ नहीं बताता। अगले सीन में हम लिंकन और माइकल को चर्च में बात करते हुए देखते हैं। तब माइकल लिंकन को फिबोनाची के बारे में बताता है और कहानी फ्लैशबैक में जाती है। दरअसल फिबोनाची फेलिक्स के वेयरहाउस में काम करता था, लेकिन एक दिन उसने वेयरहाउस में जॉन को किसी आदमी को जान से मारते हुए देख लिया, और जाहिर सी बात है जॉन ने वो मर्डर फेलिक्स के कहने पर किया था। मतलब फिबोनाची एक ईमानदार वर्कर था जो एक मर्डर का चश्मदीद गवाह है। इसीलिए फिबोनाची तुरंत पुलिस के पास जाकर जॉन के बारे में बता देता है और इसी वजह से जॉन जेल में है। और अगर फिबोनाची ने फेलिक्स के खिलाफ गवाही दे दी तो वो भी जेल पहुंच जाएगा। इसीलिए वो फिबोनाची को जान से मारना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने फिबोनाची को प्रोटेक्शन में रखा हुआ है। इसीलिए माइकल फिबोनाची का पता फेलिक्स या जॉन को नहीं देना चाहता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से किसी बेगुनाह की जान चली जाए। अगले दिन माइकल दूसरी टीम के एक वर्कर से बात करता है कि वो लोग अगले दिन उस बिल्डिंग के कमरे के फ्लोर पर चादर बिछाना शुरू कर देंगे। मतलब अगले दिन दूसरी टीम को खुदाई के बारे में पता चल जाएगा, और जब ये बात बेलिक को पता चलेगी तो पता नहीं वो उन लोगों के साथ क्या करेगा। इसीलिए माइकल जॉन से मिलकर बताता है कि वो फेलिक्स से मिलना चाहता है। तब जॉन कॉल करके फेलिक्स को जेल में आने कहता है। इसके बाद हम माइकल को एक नंबर पर कॉल करते हुए देखते हैं, और ये वही नंबर था जो उसके टैटू पर बना हुआ था। मतलब उसके टैटू पर हमने जो नंबर देखा था वो एक टेलीफोन नंबर है। माइकल उस नंबर पर कॉल करता है। तब मारी क्रूज नाम की एक लड़की कॉल उठाती है जो माइकल की पुरानी दोस्त है। माइकल मारी क्रूज को फिबोनाची के बारे में बताता है और सीन यहीं पर कट हो गया। वही दूसरी तरफ हम सी नोट को देखते हैं जो वर्कशॉप की दूसरी टीम में शामिल हो गया था, और जैसे ही वो उस बिल्डिंग के कमरे में गया तब उसे माइकल के प्लान के बारे में पता चल गया। वही दूसरी तरफ हम वाइस प्रेसिडेंट कैरोलाइन को देखते हैं जो पॉल को कॉल करके बताती है कि वो लोग उसका काम ठीक से नहीं कर रहे, इसीलिए वो पॉल और डैनी को सुपरवाइज करने के लिए किसी को भेज रही है जो उन्हें लीड करेगा। अब डैनी ये बात सुनकर पॉल से कहता है कि वो पहले ही ऐसी जॉब नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो हमेशा से ही डेस्क जॉब करना चाहता था, लेकिन उसने इस जॉब को चुनकर गलती कर दी। तब पॉल अपने साथी डैनी को ही जान से मारने की धमकी देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि डैनी उसे छोड़कर चला जाए, क्योंकि अब उसे भी पता था कि लिंकन को फंसाया जा रहा है और वो आगे चलकर अपना मुंह खोल सकता है। तभी क्वीन नाम का एक आदमी पॉल और डैनी के पास आता है। ये वही आदमी था जिसे वाइस प्रेसिडेंट कैरोलाइन ने भेजा था। अब क्वीन पॉल से लिंकन के केस की अपडेट मांगता है। तब पॉल अपना एटीट्यूड दिखाने लगा। वो क्वीन से बुरी तरह बात करता है। तब क्वीन ने पॉल का हाथ पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया और कुछ ही देर में पॉल का एटीट्यूड चकनाचूर हो गया। क्वीन उन्हें बताता है कि वो उनकी तरह इशारों पर नाचने वाला बंदर नहीं है, बल्कि उसे कंपनी की तरफ से भेजा गया है और उसका काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। इसके बाद क्वीन पॉल और डैनी को लिंकन के केस से निकाल देता है और सब कुछ अपने अंडर ले लेता है। वही दूसरी तरफ हम वेरोनिका को देखते हैं जो अपने लैपटॉप पर कुछ सर्च करती है और निक को बताती है कि सीडमैन की कंपनी ने फ्यूल रिसर्च करने के लिए बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन उसकी कंपनी अब तक कोई प्रॉफिट नहीं कमा सकी। और इस पर से निक अंदाजा लगा लेता है कि सीडमैन की उस कंपनी को बस एक शेल कंपनी के तौर पर इस्तेमाल किया गया है और ये सब $300 मिलियन को छुपाने के लिए किया गया है। लेकिन वेरोनिका को अब भी इस बारे में नहीं पता चला कि उन लोगों ने इतने पैसों का क्या किया। वही दूसरी तरफ फेलिक्स जेल में माइकल और जॉन से मिलने पहुंच गया। फेलिक्स माइकल से फिबोनाची के बारे में जानने की कोशिश करने लगा कि माइकल को फिबोनाची के बारे में कैसे पता चला। तब माइकल बताता है कि उसने बहुत पहले से इस बारे में छानबीन शुरू कर दी थी। दरअसल जब किसी भी यूएस मार्शल सर्विस के ट्रांसफर किया जाता है तब उसकी जगह किसी लोकल सर्विस को अपॉइंट किया जाता है। इसीलिए माइकल ने उस एरिया के सभी शेरिफ के नाम की
लिस्ट बनाई और उनके बारे में पता करना शुरू कर दिया। तब उसे पता चला कि उनमें से एक शेरिफ काफी दिनों से छुट्टियों पर है, जिससे उसे पता चल गया कि वो शेरिफ छुट्टियों पर नहीं बल्कि उसे फिबोनाची को प्रोटेक्ट करने रखा गया है। माइकल बताता है कि वो शेरिफ प्रोटेक्शन देने के चक्कर में अपने घर नहीं जा सकता और जब किसी को अपने घर की याद आती है तो वो बार बार अपने घर पर कॉल करता है। इसीलिए माइकल ने नकली शेरिफ बनकर उस शेरिफ की कॉल की डिटेल निकाली, जिससे उस शेरिफ की लोकेशन के बारे में पता चल गया कि वो कहां से कॉल कर रहा है और उसका एक दोस्त उस शेरिफ की लोकेशन को ट्रैक करने में लग गया। दरअसल माइकल यहाँ मारी क्रूज की बात कर रहा था। माइकल की बात सुनकर फेलिक्स बहुत खुश होता है। तब माइकल फेलिक्स से $2 लाख की मांग करता है, लेकिन जॉन उन दोनों की इस डील से नाराज हो गया क्योंकि जॉन चाहता था कि वो पैसे उसके अकाउंट में आए। इसीलिए जॉन फेलिक्स के सामने वेरोनिका की फोटो रख देता है ताकि फेलिक्स माइकल को पैसे ना देते हुए उसे ब्लैकमेल करे कि अगर माइकल ने फिबोनाची की लोकेशन नहीं बताई तब फेलिक्स वेरोनिका को जान से मार देगा। इसीलिए ना चाहते हुए भी माइकल को फिबोनाची की सही लोकेशन बतानी पड़ती है और माइकल के वहां से जाने के बाद फेलिक्स जॉन से वादा करता है कि वो उसके अकाउंट को रिलीज कर देगा क्योंकि उसे अब फिबोनाची की लोकेशन पता चल गई थी। वही दूसरी तरफ हम क्वीन को देखते हैं जो सीधा वेरोनिका के फियांसे सेबेस्टियन के पास पहुंच गया था। वो सेबेस्टियन को बताता है कि वेरोनिका की जान खतरे में है और सिर्फ वही उसकी मदद कर सकता है। क्वीन ने उसे पूरी तरह अपनी बातों में उलझा दिया, इसीलिए सेबेस्टियन वेरोनिका को कंप्यूटर के थ्रू मैसेज करता है, लेकिन जैसे ही वेरोनिका ने उसे रिप्लाई किया तब क्वीन सेबेस्टियन को जान से मार देता है। जिसके बाद क्वीन ने वेरोनिका की आईपी एड्रेस के जरिए उसकी लोकेशन पता कर ली। वही दूसरी तरफ हम फेलिक्स को देखते हैं जो अपने आदमियों के साथ फिबोनाची के घर तक पहुंच गया था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि पूरी पुलिस फोर्स वहां पहले से फेलिक्स का वेट कर रही थी। अब जैसे ही फेलिक्स फिबोनाची के घर की तरफ बढ़ा तभी पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया और तब फेलिक्स को समझ में आया कि उसका ही पोपट बना दिया गया। आगे हम जॉन को देखते हैं, वो माइकल के सेल में जाता है और उसे फेलिक्स के बारे में बताता है कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और उनकी बातों से हमें ये भी पता चला कि फेलिक्स को फंसाने का प्लान जॉन और माइकल दोनों ने मिलकर बनाया था। जॉन माइकल को ये भी बताता है कि वो अब फिर से वर्कशॉप का लीडर बन गया क्योंकि फेलिक्स ने उसके सारे फ्रीज किए हुए अकाउंट रिलीज कर दिए थे और उसने बेलिक को पैसे देकर अपनी लीडरशिप वापस ले ली। मतलब अब वो लोग फिर से सेंट लुइस बिल्डिंग में जाकर अपना प्लान को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन तभी सी नोट माइकल के पास आया और उस गड्ढे का मलबा लाकर माइकल के टेबल पर रख दिया और उसके प्लान के बारे में पूछा, लेकिन माइकल उसे प्लान के बारे में कुछ नहीं बताता और वहां से चला जाता है। अगले दिन माइकल जब अपनी टीम के साथ जब बिल्डिंग में अपना काम कर रहा था तब सी नोट बेलिक के साथ वहां पहुंच गया, लेकिन वो बेलिक को उस गड्ढे के बारे में कुछ नहीं बताता बल्कि वो बस उन्हें इस बात का एहसास दिलाता है कि अगर उन्होंने सी नोट को अपनी टीम में शामिल नहीं किया तो वो इस बारे में सबको बता देगा। इसीलिए ना चाहते हुए भी माइकल और जॉन सी नोट को अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। उधर वेरोनिका और निक अपनी छानबीन जारी रखते हैं। तभी टीवी पर एक न्यूज दिखाई गई और उन्हें पता चलता है कि कैरोलाइन अब अमेरिका के प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ने वाली है, जिसके लिए उसने एक बहुत बड़ा कैंपेन शुरू करने का वादा भी किया है। न्यूज देखते ही दोनों समझ गए कि वो $300 मिलियन कहाँ इस्तेमाल होने वाले हैं और लिंकन को वाइस प्रेसिडेंट कैरोलाइन ही फंसाना चाहती है ताकि उस पर अपने भाई सीडमैन की मौत का इल्जाम ना आ सके और उसे सीडमैन के $300 मिलियन भी मिल जाए। मतलब ये सारा सेटअप कैरोलाइन का बनाया हुआ है ताकि वो अपने भाई के $300 मिलियन हथिया सके और उन पैसों से प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ सके और इसके लिए उन्होंने लिंकन को अपना बलि का बकरा बनाया है। तभी हम निक के घर के बाहर का सीन देखते हैं और हमें पता चलता है कि क्वीन वेरोनिका निक और एलजे को जान से मारने के लिए वहां पहुंच गया है और यहीं पर इस कहानी का पहला पार्ट खत्म होता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें ताकि इस पर एक अच्छा रिस्पांस आ सके। जब इस पे अच्छा रिस्पांस आएगा तभी मैं इसका दूसरा पार्ट भी लेकर आऊंगा। इसीलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग एक्सप्लेनेशन के वीडियो के साथ। पीस आउट।